अध्याय 50। सुकैंग बेई ने लियू टिंगटिंग को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या आपके पास अभी भी मेरा पता और फोन नंबर है जो मैंने आपको कल दिया था? हाँ। अच्छा, अगर आप मुझे भविष्य में ढूंढना चाहते हैं तो बस मुझे फोन करें, मेरे साथ विनम्र न हो। सुकैंग बेई ने कहा, इसके अलावा मैंने आपके कमरे में सभी त्वचा देखभाल उत्पाद छोड़ दिए हैं। लड़कियों को अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वे चीजें बहुत महंगी हैं, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आपने इतने लंबे समय तक मुझे स्वीकार किया और मेरी मदद की, लेकिन मैंने अभी भी आपको कोई किराया नहीं दिया। बस उन्हें स्वीकार करें। सुकैंग बेई वास्तव में यहाँ और चीजें छोड़ना चाहती थी, लेकिन जब वह पहुंची तो उसके बैग में केवल वही कीमती चीजें थी। इसका कोई फायदा नहीं था। वे प्यारे बच्चे और वे सरल ग्रामीण केवल तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक वह उनकी मदद करने का तरीका सोचने के लिए वापस न आ जाए। याद रखें, आपको भविष्य में मुझसे संपर्क करना होगा। लियू टिंगटिंग का गला भर आया, मुझे पता है। सभी लोग कार में बैठ जाएं। भाई थोई उफ। भाई शियू, मेरे लिए प्रतीक्षा करें। क्वॉडली सभी को देखा। कार में खाली सीटें थी, लेकिन वह कुछ भी कहने के लिए बहुत शर्मिंदा था। इसलिए नहीं कि यह एक मेडिकल टीम थी, नहीं वह हिचहाइकिंग से डरती थी, लेकिन क्योंकि वह यांग सीसी के विचारों को भी अच्छी तरह से समझती थी कि आप इसे खोज रहे हैं। यांग सीसी ने कहा, डॉक्टर झांग, मैंने अंशकालिक नौकरी का वादा किया था। मुझे एक निश्चित डॉक्टर ने कहा, क्या संयोग, हमारी जगह है, एक खाली सीट है, तो चलो एक साथ चलते हैं। इसके साथ गलत है, हमारे पास एक खाली सीट है। सीसी, आप इतनी समझदार लड़की हैं। मुस्कुराहट से भरा, लेकिन लिन किंगवेई उसके बगल में अचानक कांप गया, एक बाघ की तरह महसूस कर रहा था। शाम के 7 बज चुके थे जब लोग शहर में पहुंचे। सभी लोग कार लेकर अस्पताल पहुंचे, अपना सामान वापस किया और फिर घर चले गए। चू थोई उआन की कार अस्पताल में खड़ी थी, इसलिए वह सुविधाजनक तरीके से वापस चला गया। जब केवल चू थोई उआन, तो कांग बेक और डोंग तुतु ही बचे थे, तो कांग बेक ने पूछा, तुम कहाँ काम करने जा रहे हो? हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। डोंग तुतु ने चू थोई उआन की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा थी। कल से काम शुरू हो रहा है, आज मुझे कहीं नहीं जाना है। डोंग तुतु चू थोई उआन के घर पर रहना चाहती थी। कई साल पहले वह ट्रोंग ट्रियू और ट्यून गुएन के साथ वहां गई थी। जब ट्यून गुएन बीमार था तो वे उसके घर पर रुके थे। उसने सोचा, उसके और त्रुओंग त्रियू के बीच संबंध इतने अच्छे थे, कोई रास्ता नहीं था कि वह उसके जैसी लड़की को अंधेरे में रहने के लिए जगह के बिना छोड़ दे। टू कैंग बेक की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से समझ गई। आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, फिर चू थोई उआन के लिए यह मुश्किल है। उसने टू कैंग बेक को देखा, थोड़ा संदिग्ध, क्या यह मुश्किल है? होटल ढूंढो। ओह, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। सुकैंग बेक गंभीरता से विचार कर रहा था, हमारा घर निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, फिर होटल। डोंग तुतु दंग रह गया, तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। सुकैंग बेक, हाँ, लेकिन हम साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से हमारे घर पर रहने में शर्मीले हैं, इसलिए थोई उआन और मैं आपको एक कमरा किराए पर लेने में मदद करेंगे। डोंग तुतु ने अपने होंठ काटे, आखिरी बार संघर्ष करते हुए, मैं अकेली रहने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह ठीक है, एक 5 सितारा कमरा, बहुत सुरक्षित। तो कैंग बेक मुस्कुराया और चू थोई उआन को खींच लिया, चलो उसे ड्राइव करते हैं। उसने उसे सिर हिलाया, ठीक है। कार होटल की ओर चली गई,
रास्ते में तो कैंग बेक ने एक गाना गुनगुनाया, बहुत इत्मीनान से। चू शियू ने समय समय पर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें हंसी से भर गईं। कार की पिछली सीट पर एक निश्चित लड़की का रंग बहुत खराब था। होटल के प्रवेश द्वार पर, क्योंकि सु कैंग बेई के लिए कार से बाहर निकलना असुविधाजनक था, वह केवल चू शियू को यांग सीसी को अंदर ले जाने दे सकता था। सु कैंग बेई ने थोड़ी देर कार में इंतजार किया, उसे होटल से बाहर निकलते देखा, फिर यांग सीसी ने भी उसका पीछा किया। दोनों होटल के दरवाजे पर खड़े थे। यांग सीसी ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके कंधे ऐसे हिल रहे थे जैसे वह रो रही हो। सु कैंग बेई ने अपनी ठोड़ी उसके हाथ पर टिका दी और उसकी प्रशंसा की। सच कहूं तो यांग सीसी की खूबसूरती बहुत अच्छी थी। हालांकि वह एक पहाड़ी लड़की थी, लेकिन उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी, जिससे लोग उसे पसंद करते थे। इस समय यांग सीसी का मुंह हिल गया क्योंकि उसने कुछ कहा, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत अधिक थी, सु कैंग बेई इसे सुन नहीं पाई। तभी उसने देखा कि चू थोई उआन ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और कुछ कहा। डोंग तुतु का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसका हाथ जो कसकर पकड़ रहा था, धीरे धीरे ढीला पड़ गया। चू थोई उआन ने अब उसकी तरफ नहीं देखा, पलटा और टो कैंग बेक की ओर चल दिया। वह कार में बैठ गया और शांति से चला गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, डोंग तुतु का आकार छोटा होता गया, आखिरकार गायब हो गया। अरे, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, उसने कहा कि वह तुम्हें पसंद करती है। तो कैंग बेक ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, खांसी। मैं अभी मरा नहीं हूँ। मुझे लगा कि वह थोड़ी चतुर होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी होगी। चू बाओ बेई, वह इस शहर में नौकरी की तलाश में आई थी, तो क्या वह भविष्य में अक्सर तुम्हारी तलाश करेगी? मुझे पता है, वह त्रुओंग त्रियू के परिवार की सदस्य है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। इस बारे में क्या, अब से उसके मामले मुझ पर छोड़ दो। मैं हाँ दीद से कहूंगा कि वह उनका प्रबंध करे। नहीं हो, कुछ नहीं। वह भविष्य में फिर कभी आपसे मिलने नहीं आएगी। क्यों? सु कैंग बेई को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। आपने उससे आखिरी बात क्या कही थी? झू शियून ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, मैंने कहा, उस कार में बैठी महिला बहुत खूंखार है। अगर आप मुझे पसंद करते रहे, तो वह आपका पीछा करेगी और आपको मार डालेगी। हुआ? सु कैंग बेई, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं? झू शियून मंद मंद मुस्कुराए। हाँ, आप उस तरह के व्यक्ति हैं। तो वह निश्चित रूप से भविष्य में फिर से उसकी तलाश में नहीं आएगी। ठीक है, चलो पहले ओडोंग को लेने के लिए हाँ डिच के घर चलते हैं। होटल के दरवाजे पर दूरी पर डोंग टू टू वहां अनुपस्थित भाव से खड़ा था। उसने सोचा, इस जीवन में वह कभी नहीं भूल पाएगी कि चू थोई उआन ने उससे क्या कहा था। इस जीवन में मैं केवल टो कैंग बेक के साथ रह सकती हूँ, और मैं केवल उससे प्यार करूंगी। इसलिए मेरे लिए तुम्हें पसंद करना बेकार है। उसके अलावा तुम किसी और को नहीं देख सकते। इससे पहले सु कैंग बेई ने हेदी को यह बताने के लिए फोन किया था कि वह वू टोंग को लेने आएगा, इसलिए हेदी ने इस कुलीन बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए इंतजार करने के लिए जल्दी ही गेट खोल दिया। इतने दिनों तक इसे पालने के बाद वह आखिरकार समझ गई कि सु कैंग बेई का क्या मतलब था जब उसने जाने से पहले उससे कहा था, तुमने इन पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की है। यह वास्तव में एक महान बिल्ली था, बेहद आलसी, बेहद पिकी। इसे अच्छी तरह से सेवा करने के लिए दो आंकड़ों को देखकर हार्डिच ने जल्दबाजी में खड़े होकर घर में काम किया। थोड़ा खजाना, हम घर पर हैं। कल के बाद तैयार हो जाओ। हाँ,
वे दोनों वू टोंग के साथ घर चले गए। कार में झो शियून को एक फोन आया। सुयिंग। क्योंकि फोन बाहर रह गया था, सु कैंग बेई ने भी शाओ यिंग की घबराई हुई आवाज सुनी। दूसरे भाई, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैंने अपने परिवार से सुना कि मेरा सबसे बड़ा भाई कल कोमा में था। थियो टो ओन्ह की आवाज भर्रा गई। दूसरे भाई, मुझे आज ही पता चला। मैं अभी वापस भाग रहा हूँ। चू थोई ओआन अचानक स्तब्ध रह गया। क्या? मुझे क्या करना चाहिए? दूसरे भाई, क्या मेरे सबसे बड़े भाई को कुछ नहीं होगा? घबराओ मत, चू थोई ओआन ने कहा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी घबराई हुई थी। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। हाँ। थियो टो ओन का फोन रखते हुए चू थोई ओआन ने टो कैंग बेक को देखा। सु कैंग बेई भी इस समय घबरा गई थी। अब और मत देखो, चलो जल्दी से घर चलते हैं। शाओ सुयिंग के फोन के बाद दोनों के दिमाग में उथल पुथल मच गई, खासकर झो शियून। उसने कसकर भौहें सिकोड़ी। जाहिर तौर पर झो झेंगजियान की स्थिति के बारे में बेहद चिंतित था। कार सीधे हवाई अड्डे पर चली गई। सु कैंग बेई ने पहले ही सबसे तेज हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया था। दोनों के कार से उतरने के बाद झो शियून ने चलते चलते फोन किया। फोन काफी देर तक बजता रहा। फिर किसी ने फोन उठाया। हेलो ए यान, मेरा भाई कैसा है? दूसरी तरफ जियांग यान थोड़ा स्तब्ध था। उसका लहजा थोड़ा अजीब था, लेकिन झो शियून इतना चिंतित और भ्रमित था कि उसे सुन नहीं पाया। दूसरे युवा मास्टर, क्या आप गुइझो में नहीं हैं? आपको इस बारे में कैसे पता चला? मैं अभी वापस आया हूँ। एदीन, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी तबीयत ठीक है। आप अचानक कोमा में क्यों चले गए? ये मामला खांसी। दूसरे युवा मास्टर, चिंता न करें, यह कुछ भी नहीं है। अध्याय 51। चू थोई ओआन असंतुष्ट था। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था। क्या आप अभी भी मुझसे यह छिपाना चाहते हैं? अब मैं तुरंत बीजिंग वापस जाऊंगा। आप सबसे बड़े भाई की अच्छी देखभाल करते हैं। सबसे बड़े युवा मास्टर उसे याद करते हैं। वह वापस जाना है। यू शियू ने सिर हिलाया और उसे देखा। क्षमा करें, मुझे अपने साथ चलाने दो। उसने मेरी बहुत मदद की। मैं भी उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। तो कैंग बेक ने चू थोई ओआन को आगे खींचा। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो हम अभी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। उसने अपने होंठ सिकोड़े और तेजी से चलने लगा। जब वे बीजिंग पहुंचे तो भोर हो चुकी थी। दोनों ने किसी को भी उन्हें लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक गाड़ी किराए पर ली और सीधे चू परिवार की हवेली में चले गए। चू हवेली के नौकर ने दोनों को देखा और जल्दी से उनका अभिवादन किया। दूसरे युवा स्वामी, मिस सु, चू थोई ओआन के कदम रुके नहीं और वह जल्दी से आगे बढ़ गया। सु कैंग बेई ने वू टोंग को नीचे उतारा और उसकी देखभाल करने के लिए नौकरों को सौंप दिया। चू परिवार का बटलर ठीक समय पर आ गया और चू शियून को देखकर बेहद हैरान हो गया। दूसरे युवा मालिक, आप आधी रात को क्यों हैं? सबसे बड़ा भाई कहाँ है? कमरे के अंदर। क्या स्थिति है? बटलर ने जल्दी से कहा। सबसे बड़ा युवा मालिक पहले ही एक बार जाग चुका है और बूढ़ी महिलाएं सभी मिलने आई हैं। तो अब क्या? युवा मालिक के कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मिस लिन के आने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ही वे बात कर सकते हैं। मिस लिन? चू शियून दंग रह गया। हाँ, युवा मालिक ने उनसे केवल इतना कहा था कि मिस लिन के आने के बाद उसे अंदर आने दे। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। एक पल बाद लोगों का समूह चू झेंगजियान के कमरे के सामने रुक गया। इस समय
वहां खड़े चू डायन को चू डायन ने देखा। कैंग बैक दोनों को चू चिन हेन को देखकर स्तब्ध रह गए। यह आप नहीं है। चू चेहीन, चू थोई उआन और कैनग बेक को एक दूसरे को देखा, अंदर चला गया। जब उसने उसे पहले देखा था तो वह तब भी एक व्हीलचेयर में था। वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक वापस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार था और उसके परिवार को भी ऐसा ही लगा। चू थोई उआन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, लेकिन मुझे लगा कि तुम गुइझों में हो, इसलिए मैंने तुम्हें विशेष रूप से नहीं बताया। चू चीने हियन ने उसकी ओर देखा। इस मामले पर मेरे अपने विचार हैं। तुम लोग बस दिखावा करते हो कि तुम नहीं जानते जब तुम बाहर जाते हो। चू चीने हियन ने कहा, ऐसा ही हुआ कि तुम लंबे समय से वापस नहीं आए हो। इसे अपने दादा दादी से मिलने घर आने के रूप में समझो। आप लोगों को आराम करना चाहिए, कल इस बारे में बात करेंगे। चू शियुन की अभिव्यक्ति अवाक थी। आप इस तरह से लोगों को डरा रहे हैं। चू झेंगजियान ने अपनी भौहें उठाईं। बहुत शांत, आपको कैसे पता? इस समय चू यान ने दरवाजा धक्का दिया और प्रवेश किया। युवा मालिक, गृहस्वामी ने कहा कि मिस लिन आ गई है। चू झेंगजियान ने उह के साथ जवाब दिया, घूमा और कमरे में दो लोगों से कहा, आप लोग पहले बाहर जाएं। सुकैंग बेई ने पलक झपकाई। अगर वह गलत नहीं थी तो अभी जब चू झेंगजियान ने 3 शब्द मिस लिन सुने तो वह मुस्कुराया। सामान्य कोमल मुस्कान नहीं, बल्कि एक योजना को अंजाम देने के लिए एक मुस्कान। सुकैंग बेई संदेह से भरी हुई थी और चू शियुन द्वारा कमरे से बाहर ले जाया गया था। जब वह दालान में उस मिस लिन से मिली तो वह थोड़ा समझ गई। चू परिवार का मालिक खेल नहीं रहा था। एक कड़वी योजना, क्या वह था? सुकैंग बेई और जो लड़की आई थी, उन्होंने एक दूसरे को देखा। उसके छोटे बाल साफ थे, एक पतला आंकड़ा, वह दुबली पतली थी। उसका रूप रंग शानदार था लेकिन लोगों को वीरानी और अकेलेपन का एहसास कराता था। वह बहुत ही व्यक्तिपरक लड़की लगती थी। वे दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, लेकिन लड़की की आंखों की गहराई में चिंता नहीं छूटी। ऐसा लग रहा था कि वह चू चीने हियन के बारे में बहुत चिंतित थी। चू थोई उआन, बड़े भाई, क्या आप किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? चू थोई उआन थोड़ा रुका। यह कैसे संभव है? असंभव? तो वह लड़की कौन है? डॉक्टर। इस विषय को बदल दिया। अचानक मेरे सबसे बड़े भाई को मेरे सामने खड़ा करते हुए मैं थोड़ा अपरिचित महसूस करता हूँ। चू शियू, आपका भाई आपके समान ही ऊंचाई के बारे में है। चू शियू ने सिर हिलाया। चलो, मैं थक गया था और जल्दी से चटनी हुई थी। बिस्तर पर। लिटिल, तुम यहाँ क्यों हो? थियो टो ओन्ह का चेहरा उदास था। मैं कल रात आया था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो आप पहले से ही सो रहे थे। आपने पूछा कि मैं आपके कमरे में क्यों था। आपके जागने का इंतजार कर रहा था। किसने सोचा होगा कि आप इतनी देर से जागेंगे? थियो टो ओन्ह खड़ा हो गया। लेकिन चिंता न करें, दूसरे भाई ने मुझे विशेष रूप से आपको जगाने के लिए नहीं कहा था। अभी भी नहीं जागा। यह लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया है। तो कैंग बेक ने अपने दांत ब्रश किए और अपना चेहरा धोया, फिर चू परिवार द्वारा भेजे गए नए कपड़े पहन लिए। वे दोनों लंच हॉल की ओर चले गए। थियो टो ओन्ह चलते हुए बड़बड़ाई, मुझे बताओ, पहले भाई को क्या हो गया है? लोगों को डराने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा है। मुझे इतना वापस आने पर मजबूर कर रहा। तुम्हें पता है कि वह बीमारी का नाटक कर रहा है। थियो टो ओन्ह मुस्कुराया। कल जब मैं आया तो उन्होंने मुझे उससे मिलने के लिए कमरे में नहीं जाने दिया। फिर सोचो क्या हुआ। एक लड़की अंदर से बाहर आई,
फिर सबसे बड़े भाई ने उसे बाहर निकाल दिया। वैसे भी चू यान ने पहले ही मुझे बताया, लड़कियों को धोखा देने के लिए बिग ब्रदर फेक इलनेस, यह सोचकर कि वह वास्तव में बीमार है। मुझे बताओ, बड़ा भाई भी नहीं है। बिग ब्रदर, आप यहाँ हैं, दूसरा भाई यहाँ है। हाँ हाँ हाँ, क्या संयोग है। यह एक संयोग है। मुझे बताओ, क्या यह सच है। यूं उम्मीद करते हुए कि वह उसके लिए बोल सकता है, लेकिन उसे पता चला कि उसकी आंखें हमेशा सुकंगे पर थीं, यहाँ तक कि उसे देखने के लिए परेशान नहीं हुए। यू टोंग के लिए टोंग। एक गहरी सांस ली। देश की लड़कियों की तस्वीरें क्या पूरे इंटरनेट पर हैं? ठीक है, 1 मिनट रुको, मुझे देखने दो। फोन रख दो। तो कैंग बेक ने डरकर फोन रख दिया। उसके जैसी कलाकार के लिए, जिसे अपनी सबसे अच्छी हालत में लोगों के सामने आना था, एक देहाती लड़की की तस्वीर उसके जीवन में एक बड़ा दाग थी। चू थोई उआन ने उसे संदेह से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? चू थोई उआन, क्या तुमने नहीं कहा था कि वहाँ का विज्ञान और तकनीक पिछड़ा हुआ है? तुम्हारी तस्वीर कौन लेगा? यहाँ तक कि इसे ऑनलाइन अपलोड किया गया था। एक फ्लैश, वह भी मरने का आग्रह करती थी। झोउ शियुन के होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया। फोटो में दिखने के लिए उसके हाथ में सेल फोन उठाया। यह ठीक है, यह बदसूरत नहीं है। सच में? चू शियुन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। सु कैंगबेई ने अपने आंसू पोंछे और नाराजगी से सेल फोन को वू टोंग की आंखों के सामने लाया। अगर यह सुंदर है तो इसे 1 बार कॉल करें, अगर यह बदसूरत है तो इसे 10 बार कॉल करें। वू टोंग, क्या? सु कैंगबेई, मैं इस बार तुम दोनों पर भरोसा करूंगा। अध्याय 52। दोपहर की चाय। चू परिवार के बच्चे और मैडम हुओ एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। सु कैंगबेई आज लीक हुई तस्वीरों के बारे में अभी भी चिंतित थी। शाओ सुयिंग ने स्वाभाविक रूप से उसे ताना मारने का यह मौका नहीं छोड़ा। सु कैंगबेई, आपने क्या पहना है, इतना देहाती। सु कैंगबेई, इसे देशी स्टाइल कहते हैं। हेडी की जांच और सत्यापन के माध्यम से उन तस्वीरों को एक नर्स ने लीक किया था जो उसके साथ आई थी। पहले तो उसने उन्हें केवल दोस्तों के समूह में पोस्ट किया। खुश महसूस कर रही थी, लेकिन दुर्भावनापूर्ण नहीं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी और ने उन्हें गुप्त रूप से ले लिया और उन्हें वीबो पर पोस्ट कर दिया। फिर जितना वे फैल गए, उतना ही वे फैल गए। उफ़, मैं हंसी से मर रहा हूँ। बड़े भाई, आपको इसकी परवाह क्यों है? चू शियून ने शांति से चाय की चुस्की ली। मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है। क्या तुमने सुना? सु कैंगबेई ने शाओ सुयिंग को आत्मसंतुष्टता से देखा, एक बच्चे को सिखाते हुए एक वयस्क का व्यवहार। सुओइंग, आप कठिनाइयों को नहीं जानते उस जगह की। हर कोई तुम्हारी तरह विलासिता में नहीं रहता। यह समझ में आता है। बूढ़ी मैडम हुओ ने सिर हिलाया। इस लड़की ने कभी कठिनाई में नहीं जिया। उसे अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दादी, मुझे क्या सीखना चाहिए? वह अपने दूसरे भाई के साथ उस भगवान की जगह पर चली गई। मुझे किसके साथ जाना चाहिए? चू थोई उआन ने उसकी ओर देखा। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके पास अगले साल भी मौका है। थिएउ तो ओन्हा। तो कैंग बेक ने खुशी से थिएउ तो ओन को कड़वा फल खाते हुए देखा। लेकिन इस क्षण में उसके पेट को अचानक घबराया हुआ लग रहा था। उसने चाय केक को अपने हाथ में डाल दिया, उसके मुंह को ढक दिया, और क्योंकि उसने पहाड़ों में काफी हल्के भोजन खाया था, इस मामले को बढ़ाया गया था। सुकंगे बी ने अपने पेट में मतली को दबा दिया और अचानक पता चला कि हर कोई उसे घूर रहा था। वह स्तब्ध थी। क्या क्या गलत है? राहत, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि आप गर्भवती हैं। उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की।
अभी अभी उनके चेहरे पर ऐसा भाव था। सोच रहा था कि वह गर्भवती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यह सही है। दूसरा भाई शादी से पहले कैसे शादी कर सकता है? खांसी खांसी। थियोटो ओने ने समय रहते रुककर बूढ़ी महिला हुआ को देखा। लेकिन चू थोई युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। उसने अविश्वास के साथ टो कैंग बेक के सपाट निचले पेट को देखा। उसने अजीब तरह से उसकी आस्तीन खींची। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम वास्तव में एक बच्चा देख सकते हो? शियूं, कैंग बेई, क्या यह वास्तव में असंभव है? ओल्ड मैडम हुओ कौन है? वह बहुत चालाक है। सिर्फ चू शियू की अभिव्यक्ति और सुकैंग बेई की थोड़ी घबराई हुई उपस्थिति को देखकर वह कुछ चीजों का अनुमान लगा सकती है। चू झेंग जियान ने भी चू शियू को देखा। ईमानदार होने के लिए उनके विचार शाओ सुयिंग के समान थे। वह अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वह शादी से पहले ऐसा कुछ करने की संभावना नहीं रखते थे जो रेखा को पार कर जाए। लेकिन किसने सोचा होगा? चू शियू ने अपने होठों को सिकोड़ा। अचानक कहा, मुझे समझ नहीं आया। खांसी खांसी खांसी। चू झेंग जियान लगभग अपनी चाय पर घुट गया। समझ में नहीं आया? निश्चित नहीं है। बहुत अच्छी तरह से। मुझे यकीन है कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। कैंग बैक। मानसिक रूप से तैयार करें कि आपके पास कोई मानसिक तैयारी नहीं है। वह व्यक्ति जो टो कैंग बाग की रक्षा करता है। अस्पताल पहुंचने के बाद सु कैंग बेई ने कई टेस्ट करवाए। इस प्रक्रिया के दौरान वह हमेशा उलझन में रहती थी। वह कहाँ थी? वह क्या कर रही थी? गर्भवती? कोई रास्ता नहीं। टेस्ट के बाद वह नतीजों का इंतजार करने लगी। सुकैंग बेई झो शियू के पास गई और कुर्सी पर बैठ गई। वह स्तब्ध था। सहज रूप से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। कैंग बेक से, अरे, क्या तुम एक गर्भवती महिला की तरह चिंतित नजर से उसे देखना बंद कर सकते हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं भी अस्वस्थ महसूस हो रहा है? चू थोई ओआन ने पूछा। उसके हाव भाव बहुत गंभीर थे। उसकी आंखें तनावग्रस्त थीं। सुकैंग बेई ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे भावनाओं का एक झोंका महसूस कराया। पहले जब वह अंदर लेटी थी तो उसने सोचा कि अगर वह वाकई बच्चा हुआ तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। उसके पास अभी भी काम है। बहुत सी चीजें हैं जो वह करना चाहती थी। वह एक बच्चे को कैसे साथ ला सकती थी? लेकिन अब चू शियून को देखकर उसके दिमाग ने अचानक अपना सोचने का तरीका बदल दिया। चू शियून और बच्चे की एक साथ छवि बहुत गर्म लग रही थी। सुकैंग बेई ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हम एक बार लॉटरी जीतेंगे? चू शियून ने धीरे से खांसी। इस तरह की बात हमेशा अप्रत्याशित चीजें होती हैं। तो अगर हमें वास्तव में बच्चा हुआ तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? चू शियून ने उसकी ओर देखा। अगर यह जल्दी हो जाता है तो हमारा मामला भी जल्दी आना होगा। हमारा मामला? शादी कर लो। सुकैंग बेई ने पलकें झपकाईं। क्या आप ऐसी हैं क्योंकि आपके पास एक बच्चा है इसलिए आपने शादी कर ली? चू शियून ने स्वाभाविक रूप से कहा, नहीं, बच्चे होने से शादी भी हो जाएगी। सुकैंग बेई ने जानबूझकर कहा, मैंने अभी तक नहीं खेला है। मैं शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी और हाथ से पकड़ रखा था। इसलिए उसने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। क्यों? मैं नए युग की महिला हूँ। क्या आपने इन दिनों किसी महिला सेलिब्रिटी को जल्दी शादी करते देखा है? अरे, यह मत सोचो कि चू परिवार के नियम मुझे रख सकते हैं। ठीक है। सुकैंग बेई दंग रह गई। ठीक है क्या?
चू थोई उआन ने कहा, यदि आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो हम शादी नहीं करेंगे। जब आप शादी करना चाहेंगे तब हम शादी करेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। उन्होंने बहुत धीरे से बात की, जैसे कि वह बहुत सामान्य बात कर रहे थे। चाहे तुम कुछ भी चाहो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कोई भी आदमी नहीं कह सकता। सु कैंग बेई थोड़ी अनिश्चित थी। क्या वह जल्दी शादी नहीं करना चाहता था? उसने संकोच से पूछा, चू थोई उआन, क्या तुम मुझसे जल्दी शादी करना चाहते हो? उसने बिना पलक झपकाए सीधे उसकी ओर देखा, उसके किसी भी भाव को चूकने के डर से। अस्पताल की धूसर सफेद रोशनी में उसकी आंखें बहुत शांत थीं, बिना किसी उतार चढ़ाव के, जैसे रात का आसमान जिसमें सिर्फ एक चांद हो। सु कैंग बेई अचानक थोड़ा डर गई कि यह जवाब कुछ ऐसा होगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट रूप से हर दिन वह खुद से कहती थी कि वह अपने जीवन के चरम पर है, शादी नहीं करना चाहती हूँ। धीमी आवाज ने अस्पताल के शांत माहौल को तोड़ दिया। झोउ शियून की बात जारी रखते हुए सुनकर वह थोड़ा कांप उठी। सु कैंग बेई, मैं वास्तव में चाहती हूँ। नर्स ने रिपोर्ट पकड़ी और कमरे से बाहर चली गई। मिस्टर झो, सुश्री सु, परिणाम आ गए हैं। झोउ शियून जल्दी से खड़ा हो गया। परिणाम क्या है? नर्स ने उसे रिपोर्ट सौंपी। यह इस तरह है, सुश्री सु के मूत्र परीक्षण का परिणाम नकारात्मक है। अल्ट्रासाउंड से भी पता चलता है कि वह गर्भवती नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि वह गर्भवती नहीं थी। नर्स ने कहा, यह सही है, हमारे परीक्षण के परिणाम सही थे। आपकी मतली शायद भोजन के कारण ही थी। सु कैंग बेई ने मुंह बनाया। उसे संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन नुकसान की यह भारी भावना क्या थी? वह वास्तव में चू थोई उआन के साथ एक बच्चा चाहती थी। शायद एक लड़का। उम्मा उसके जैसा दिखता है, निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, और अगर यह एक लड़की है तो उसके जैसा सुंदर होना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन वहां कोई नहीं था। नर्स ने सु कैंग बेई के हाव भाव को देखा और जल्दी से उसे दिलासा दिया। मिस सु, तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें बाद में एक मिल जाएगा। वह 2 बार सूखी हंसी। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे जल्दी नहीं है। बोलना समाप्त करने के बाद उसने अपनी आंखें चू थोई उआन को देखने के लिए उठाईं। उसने अपने हाथ में परिणामों को देखा। उसकी आंखें लंबे समय तक नहीं हिलीं। चू बेबी, क्या तुम चौंक नहीं रही हो? चलो चलते हैं। चू थोई उआन ने उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अपने हाथ में परिणामों को कुचलते हुए। चलो घर चलते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर अंगरक्षक भी उसके पीछे चल पड़ा। सु कैंग बेई ने मास्क लगाया। नए लगाए गए धूप के चश्मे के माध्यम से उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए, अरे, क्या तुम खोया हुआ महसूस कर रहे हो? चू थोई उआन ने अपना सिर घुमाकर देखा। नहीं। इसका जाहिर है हाँ। सु कैंग बेई ने अपनी भौहें उठाईं। नर्स ने अभी अभी कहा, हम अभी भी जवान हैं, होंगे। आप एक डॉक्टर हैं, मुझे आपको ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। सु कैंग बेई, मुझे डर है कि आप बकवास सोचेंगे। चू थोई उआन ने धीरे से कहा, अगर नहीं है तो यह अच्छा है। एक पति के बिना गर्भवती होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। टीटी खरीदने के लिए याद रखें, यहाँ गैंगस्टर्स हैं। कहाँ? किसने दूसरे युवा मालिक और युवा मालकिन को चीजें खरीदने के लिए यहाँ आते रहने को कहा? अध्याय 53। आज का शीर्षक, सु कैंग बेई गर्भावस्था की जांच के लिए जाती है, एक अमीर परिवार में प्रवेश करना चाहती है। वाह, वास्तव में गर्भवती? मैं तस्वीर से नहीं बता सकती। निश्चित रूप से यह पिछले लाइव स्ट्रीम का सुंदर लड़का है। उन्हें इतना स्नेही देखकर गरीब महिलाएं संघर्ष करती हैं। वास्तव में
सुंदर दिखना ही रास्ता है। पहाड़ों में सुकैंग बेई की कल साझा की गई तस्वीर, क्या यह एक फिल्म है या एक वास्तविक तस्वीर है? कृपया समझाएं। प्रकट हुई जानकारी के अनुसार लाइव स्ट्रीमिंग हैंडसम लड़का एक डॉक्टर है। वह पहाड़ों में मरीजों का इलाज करने के लिए स्वयंसेवक के रूप में गया था। सुकैंग बेई उसकी वजह से गई थी। ओह! लार टपक रही है। यह एक डॉक्टर है। सुंदर, धनवान, दयालु। मुझे भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड दो। एनवी पीढ़ी के अमीर डॉक्टर। मैंने सुना है कि उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। क्या सुकैंग बेई इस पर किताब लिख सकते हैं कि कैसे आकर्षक बने? ऐसी दिखने वाली महिला। पहली नज़र में ही आप बता सकते हैं कि उसके पास बहुत बड़ी तरकीबें हैं, वरना वह एक एक कदम पर इतनी ऊंचाई कैसे चढ़ सकती थी? प्रेगनेंसी टेस्ट। सुकैंग बेई ने ऑनलाइन कमेंट्स देखे और लगभग अपना फोन तोड़ दिया। यह प्रेगनेंसी टेस्ट है। हाँ, डिच ने कहा। क्या अंतर है? वैसे भी हमारे पास एक ही विचार है। मुझे स्त्री रोग अस्पताल ले जाया गया और किसी ने मेरी तस्वीर खींची। नेटिजन्स कहानियों की एक पूरी श्रृंखला की कल्पना कर सकते हैं। मुझे भी वहां आश्चर्यचकित करके ले जाया गया। उस समय मैं अचंभित था। झो शियुन ने कहा कि वह एक डॉक्टर था। हम केवल कितने समय से एक साथ हैं? मतली पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? हाँ, डिच ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि डॉक्टर चू बहुत उत्साहित थे। वह भी आपकी तरह ही होंगे, जो अस्पताल में आपके पीछे पीछे आ रहे होंगे। ओह, कोई बात नहीं। प्रीमियर तक इंतजार करो, निश्चित रूप से रिपोर्टर पूछेंगे। बस मना कर दो। बेशक मुझे मना करना होगा। मैं वास्तव में गर्भवती नहीं हूँ। इसके अलावा आज हमारी फिल्म विषय है। अपने निजी मामलों के बारे में बहुत अधिक बात करना विषय से बाहर है। आप सही कह रहे हैं, यह वास्तव में विषय से बाहर है। आज बीजिंग में फिल्म सिटी ऑफ रिस्क का प्रीमियर है। सुकैंग बेई वर्तमान में लाउंज में समारोह शुरू होने का इंतजार कर रही है। कल उसके अस्पताल में जाने की तस्वीर लीक हो गई थी। हाँ, डिच के फोन को तोड़ने के बिंदु पर बुलाया गया था। हाँ, डिच को एक एक करके हर किसी से इनकार करना पड़ा, जब तक कि उसका मुंह सूख गया। इस समय बधाई हो। मैं गर्भवती नहीं हूँ। हर कोई बकवास बात नहीं कर रहा है। अंतिम रैप पार्टी, इसलिए वे खुशी से एक साथ चैटिंग और सेल्फी ले रहे थे। कहा, बहन, तो ऐसा लगता है कि काओ तुडोंग आपको देख रहा है। तो कैंग बेक ने उसकी ओर देखा। काओ तुडोंग ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। हाँ, डिच के अनुसार काओ तुडोंग को सार्वजनिक रूप से सामने आए हुए काफी समय हो गया है। यह पहला समारोह है जब उन्होंने हाल ही में अपना चेहरा दिखाया है। सुकैंग बेई ने अपनी निगाहें पीछे खींच ली। बहुत ही सहज। उसे परवाह नहीं थी कि वह कैसी है। दूसरी तरफ गाओ जी टोंग ने सहायक द्वारा दी गई कॉफी प्राप्त की। सुकैंग बेई और ट्रान टैम गाई को ठंडे अंदाज में देखा। हुम्फ, एक ऊंची शाखा पर चढ़ना। मुझे नहीं पता कि आप और कितना मजा कर सकते हैं। सहायक ने धीमी आवाज में पूछा, बहन जी टोंग, आपका क्या मतलब है? गाओ जी टोंग हंसे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि चू परिवार किस तरह का परिवार है। बूढ़ी मैडम हुओ एक बेहद पारंपरिक व्यक्ति हैं। वह निश्चित रूप से सुकैंग बेई जैसी बिना पृष्ठभूमि वाली गायिका को नहीं पहचानेंगी। भले ही परिवार के बच्चों को यह पसंद हो, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी बड़ों को ही करना है। तो ऐसा ही है। तो इसीलिए वह बस उसके ऊंचे चढ़ने और कठिन गिरने का इंतजार कर रही है। समारोह शुरू हुआ। मशहूर हस्तियां साक्षात्कार के लिए मंच पर गईं। जैसी कि उम्मीद थी, तो कैंग बक आज सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति बन गया। चू थोई उआन से संबंधित विषय कभी ठंडा नहीं हुआ है।
एक अमीर परिवार में प्रवेश करने की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसके बारे में ऑनलाइन बात की जा रही है? क्या आप एक अच्छे व्यक्ति से शादी करने के कारण धीरे धीरे शोबिज से दूर हो जाएंगे? क्या दक्षिण की ओर यह अनुरोध है? और निवेश को चेयरमैन एनजीओ मंच के लिए अध्यक्ष ट्रायू। संवाददाताओं के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वापस कदम रखने के लिए सु कंग बी जैसे अभिनेता मंच के नीचे बैठने के लिए लौट आए। ट्रान टैम नगाई गुस्से में कहा गया, बहन सु, जब तक कि आप एक मनी ग्रबिंग व्यक्ति की तरह हैं, यह नहीं बताता। टैम नगई, ओह, यह अच्छा है। सीट पर हार्डिच तुरंत चुपके से दौड़ी, बात करते हुए टो कैंग बेक के कंधे को थपथपाया। टो कैंग बेक। उसने हार्डिच को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या गड़बड़ है? हार्डिच ने उसके कान में फुसफुसाया। क्या स्थिति है? आप किसे देख रहे हैं? टो कैंग बेक हतप्रभ थी। क्या? मंच पर, मंच पर। टो कैंग बेक ने हार्डिच की निगाहों का अनुसरण किया। मंच पर खड़े व्यक्ति को देखने के बाद वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, लगभग कोसते हुए। क्या वह मिस ट्रियू तुयत नहान नहीं है? रुको, एमसी ने क्या कहा? निवेशक राष्ट्रपति ट्रायू? निवेशक? आपकी माँ कब निवेशक बनी? आपको कैसे नहीं पता? मंच पर इस समय निर्देशक झांग जुचिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद माइक्रोफोन झाओ जुएयान को दे दिया। झाओ जुएयान ने मंच की ओर देखा और कहा, निर्देशक झांग एक ऐसे निर्देशक हैं जिन पर मुझे बहुत भरोसा है। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं और मुझे वे बहुत पसंद हैं। मेरा मानना है कि इस बार सिटी ऑफ रिस्क सभी को निराश नहीं करेगी। झाओ जुएयान ने एक पल के लिए विराम लिया और आगे कहा, बेशक, मुझे भी उम्मीद है कि सभी को फिल्म में मेरी बेटी का अभिनय पसंद आएगा। बेटी, बेटी? रिपोर्टर कोहरे में खो गए थे। निवेशक की बेटी कौन है? नए रिपोर्टर नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ के अनुभवी रिपोर्टर सभी जानते थे कि झाओ जुएयान टाइकून उद्यम सु कॉरपोरेशन की प्रमुख थी। अतीत में सु के दूसरे युवा मालिक से शादी करने के बाद व्यापार जगत में उनकी प्रतिष्ठा हमेशा आसमान छूती रही थी। मैंने सुना है कि यह पहली बार है जब उसने मनोरंजन में निवेश किया है। क्या यह उसकी बेटी की वजह से हो सकता है? लेकिन सवाल यह है कि सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी कौन है? सभी की निगाहें आगे की पंक्ति में बैठे अभिनेताओं पर टिकी थी और अभिनेता भी एक दूसरे को देख रहे थे, जाहिर तौर पर सभी भ्रमित भावों के साथ। रुको, सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी का उपनाम निश्चित रूप से सु है, और यहाँ केवल एक सु है। सु कैंगबेई। सु कैंगबेई ने मंच पर झाओ जुएयान को देखकर हल्के से मुस्कुराया। झाओ जुएयान ने भी दयापूर्वक उसकी ओर देखा। उन दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। पहली नजर में यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा दृश्य था। हकीकत में सु कैंगबेई की आंखें, आप यहाँ क्यों हैं, माँ? माँ ने कहा कि मेरा व्यवसाय छोड़ दो, मुझे शोबिज में अपने आप जीने या मरने दो। लेकिन माँ ने फिर भी गुप्त रूप से निवेश किया। ओह, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कड़ी मेहनत कर रही है? त्रियु तुयत नहान की आंखें, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में तुम पर ध्यान देना चाहता हूँ? माँ वास्तव में नहीं चाहती कि तुम शोबिज में रहो, लेकिन अगर तुम जिद करती रहोगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? यदि आप मेरी उपेक्षा करते रहेंगे तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। क्या मेरी बेटी दूसरों को उसे परेशान करने देगी? वहां एकदम शांति थी और कोई आवाज नहीं थी। मंच पर मौजूद एमसी बेहद हैरान थे, यहाँ तक कि निर्देशक ट्रोंग होक थान भी वही थे। उन्हें कभी नहीं पता था कि निवेशक का उनके अभिनेताओं के साथ संबंध था। एमसी, ओह, राष्ट्रपति त्रियु, आपका मतलब है कि आपकी बेटी इस बार अभिनेताओं में से एक है,
वाह, क्या आश्चर्य है। हर कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था। त्रियुतुयत नहान मुस्कुराए। वह लड़की कैंग बेक अपने आप में सक्रिय रहना पसंद करती है। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि हम उसके काम में हस्तक्षेप करें। इसलिए शोबिज में शामिल होने के बाद से वह हमेशा अपने दम पर प्रयास करती रही है। बेशक, मैं एक व्यवसायी हूँ। मैंने इस फिल्म में निवेश किया क्योंकि मैंने फिल्म की क्षमता देखी, मेरी बेटी की वजह से नहीं। लेकिन अगर मेरी बेटी अभिनय में भाग लेती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा अभिनेता निर्देशक झांग की फिल्म में अभिनय नहीं करना चाहता है ना? निर्देशक झांग हंसे। चेयरमैन झाओ विनम्र हो रहे हैं। आप सु कैंग बेई को देखें तो ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि सु कैंग बेई का झो परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है। कोई आश्चर्य नहीं कि झो झेंगक्सियन विशेष रूप से आपको सु कैंग बेई की देखभाल करने के लिए कहने आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि सु कैंग बेई और झो परिवार का पोता एक साथ जा सकता है। रिपोर्टरों के फ्लैशबल्ब फेल होने वाले हैं। आज की शीर्ष महत्वपूर्ण खबर ने चुपचाप आकार ले लिया है। गाओ जी टोंग ने सु कैंग बी को सदमे में देखा। उसका मूड प्लमेटिंग। सु कैंग बी वास्तव में युवा महिला सु थी, जिसने कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। सु कैंग बी को कार में झाओ जू यान द्वारा शामिल किया गया था। उसके पीछे फ्लैश लाइट्स अभी भी चमक रही थी। तो क्या निवेश की कहानी है? इस बारे में बहुत नशीली न हो। मैं वास्तव में शोबिज वर्ल्ड के सूप का एक हिस्सा चाहता हूँ। निवेश सिर्फ एक टेस्ट रन है, जैसा कि अचानक मुझे प्रकट करने के लिए मंच पर जा रहा है, क्योंकि मैं हाल ही में स्कैंडल्स में बहुत बुरा था। एक अमीर परिवार में चढ़ने के साथ मैं इसे खड़ा नहीं कर सकता था। देखिए, क्या आपको लगता है कि मुझे एक होटल में रहने की जरूरत है? हाँ, कृपया मुझे फॉलो करें। मैडम ने कहा कि हाउसकीपर ने सुकंगे बेई को देखा। मिस टू, दूसरा युवा मास्टर कमरे में है। उसने मुझे बताया कि जब आप वापस लौटते हैं तो उसे खोजने के लिए उसे बताएं। ओह हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। अध्याय 54। सुकैंग बेई पूरे दिन बाहर काम करने से थक गई थी और बस सोना चाहती थी। वह दरवाजे के सहारे झुकी और थके हुए स्वर में खटखटाया। यह मैं हूँ। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। सुकैंग बेई दरवाजे की दरार से अंदर घुसी, चू शियून की ओर देखे बिना सीधे अपने बिस्तर की ओर चली गई, बैग नीचे रखा और नरम बिस्तर पर कूद गई। चू शियून, सुबह बहुत जल्दी उठ गया। अब मैं बहुत थक गया हूँ। सुकैंग बेई ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, यह सही है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? चू शियून चला गया। सुविधाजनक रूप से उसके बगल में मेज पर बैग उठाया। वह बिस्तर से खड़ा था, ऊपर से नीचे देखा और उसके सामने बैग लहराया। यह क्या है? सुकैंग बेई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या है? चू शियून ने सहन किया और बहुत संयम से कहा, आज दोपहर एक एक्सप्रेस डिलीवरी की गई थी और प्राप्तकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चू बाओ बेई। इसलिए गृहस्वामी ने इसे ले लिया और मुझे दे दिया। कैंग बेक से पूछा, क्या तुमने यह खरीदा है? वह पलक झपकाते हुए अचानक बिस्तर पर बैठ गई। यह यहाँ है? इतनी जल्दी? मैंने कल ही इसका ऑर्डर दिया था। चू थोई उआन ने अपना माथा रगड़ने के लिए हाथ उठाया। मुझे पता था कि यह तुम ही हो। तो कैंग बेक ने अपनी भौहें उठाईं, उसके हाथ से बैग लिया, उसे बड़ी दिलचस्पी से खोला और चू थोई उआन ने नाराज भाव से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। बैग खुला है, क्या तुमने इसे देखा? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह चीज मुझे आज दोपहर को डिलीवर की गई थी। उस समय मेरे बगल में चू चीनहियन, चू दियन और थिएओ तो ओन्ह थे। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह सुकैंग बेई का है, इसलिए उसने इसे खोलने का इरादा नहीं किया।
लेकिन शाओ सुयिंग ने नाम देखा, इसे छुआ और महसूस किया कि यह कपड़े हैं, इसलिए उसने उत्सुकता से उसके लिए इसे खोल दिया। उसने सोचा, दूसरे भाई ने ऑनलाइन चीजें खरीदी हैं? झोउ शियून ने उसे नहीं रोका। आखिरकार उसे नहीं लगा कि यह कुछ शर्मनाक है, लेकिन इसे खोलने के बाद उसकी आंखें तुरंत जम गईं। यह वास्तव में कुछ शर्मनाक था। झोउ शियून को याद आया कि वहां सभी के हाव भाव बहुत खास थे। चू चीन्ह हियेन ने सीधे एक और वाक्य जोड़ा, थोई उआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको यह शौक होगा। यह शौक? सेक्सी अधोवस्त्र। तो कैंग बेक मुस्कुराया, यह बहुत शर्मनाक लग रहा है। ओह, यह वही है जो यिंग ने मेरे लिए सुझाया था। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैंने खुद चुना है, लेकिन यह बहुत सुंदर है ना? चू शियून? सु कैंग बेई ने पूछा, आपको यह पसंद नहीं है? चू शियून, आपने इसे किस लिए खरीदा है? सु कैंग बेई के लंबे पैर धीरे से पार किए गए थे। वह बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी, जानबूझकर छेड़खानी कर रही थी। क्या यह आपको बहकाने के लिए नहीं है? चू शियून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सु कैंग बेई, लेकिन चलो आज रुकें, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती। सु कैंग बेई ने सेक्सी अधोवस्त्र को एक तरफ रख दिया और फिर से बिस्तर पर गिर गई। चू शियून नीचे झुका, उसे बिस्तर से उठाना चाहता था। वह चौंक गया और उसने उसे बिस्तर पर खींच लिया। सु कैंग बेई के होठों के कोने चुपके से मुड़े हुए थे। वह उसकी छाती में दब गई, आज्ञाकारी ढंग से शांत पड़ी रही। झोउ शियून स्तब्ध था। उसकी पलकें झुकी हुई थी, क्योंकि वह उसके नाजुक ढंग से सजे चेहरे को एक सुस्त नजर से देख रहा था। उसका दिल नरम हो गया और वह उसके पीछे चला गया। वह अपनी तरफ लेट गया ताकि वह उसकी बाहों में गहरी नींद सो सके। धीरे धीरे स्थिर सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर नीचे करके देखा, वह वास्तव में सो गई थी। उसने एक पल और इंतजार किया, यह पुष्टि करते हुए कि वह गहरी नींद में थी। फिर धीरे धीरे उठ बैठा। उसे याद आया कि वह मेकअप हटाए बिना बिल्कुल नहीं सोती थी, लेकिन आज वह ऐसे ही सो गई। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई थकी हुई थी। झोउ शियून ने आह भरी। उसकी ऊंची एड़ी उतारने में उसकी मदद करने के लिए नीचे झुका, फिर उसे एक कंबल से ढक दिया। ये सब करने के बाद वह उसके कमरे में गया, थोड़ी देर उसके बाथरूम में खोज की और आखिरकार उसे मेकअप रिमूवर तौलिया एक तरफ मिल गया। झोउ शियून ने मेकअप रिमूवर तौलिया लिया और अपने कमरे में वापस आ गया। आज सु कैंगबेई बहुत शांति से सोई। जब उसने उसके चेहरे से मेकअप पोंछा तो उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि क्योंकि वह बहुत सावधान था, उसका रूप ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सर्जरी कर रहा हो। धीरे धीरे मेकअप रिमूवर गंदा हो गया, जिससे सु कैंगबेई का साफ और सुंदर नंगा चेहरा सामने आ गया। झोउ शियून एक गीला तौलिया लेने गई और अपना चेहरा फिर से साफ किया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। देखा कि त्रियु तुयेत नहान और घर का नौकर दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने थोड़ा सिर हिलाया और अभिवादन किया, चाची। घर के नौकर ने मुझे बताया कि कैंग बेक का कमरा अगले दरवाजे पर था। मैं जांच करने गया लेकिन उसे नहीं देखा, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या वह आपके साथ था। चू थोई उआन ने सिर हिलाया, हाँ, वह यहाँ है। त्रियु तुयेत नहान मुस्कुराए, तो वह कहाँ है? वह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? चू थोई उआन, वह सो रही है। त्रियु तुयेत नहान ने पलक झपकाई। उसके चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। वह सो गई है। वह अच्छी तरह से सोई। वह बहुत अच्छी तरह से सोई। फिर मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। मैं आराम करने जा रही हूँ।
एक कमरा शेयर करना सब बकवास है। पता चला कि हम एक ही कमरे में सो रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं लगभग गर्भवती हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ट्रियू तुयेत नहान मुस्कुराए और चू थोई वान को दरवाजा बंद करने में मदद की। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बिस्तर पर व्यक्ति पहले से ही कंबल के नीचे आराम से मुड़ा हुआ था। रात के पहले पहर में तो कैंग बेक बहुत आज्ञाकारी ढंग से सोती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रात के दूसरे पहर में वह लापरवाही से चू थोई वान के शरीर के पास आ जाती। वह उसके शरीर पर नरम और चिकने एहसास से जाग गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उसके कंधे पर झुककर सबसे आरामदायक नींद की स्थिति चुन रही थी। वह उसे धकेलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने धक्का दिया तो उसने उसकी चिकनी त्वचा को छू लिया। वह दंग रह गया और लंबे समय के बाद उसने महसूस किया कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। इस लड़की को लगा कि वह अपने कमरे में है। चू थोई वान की सांसें थोड़ी तेज चल रही थी। उसकी बेहोश हरकतों ने उसके पूरे शरीर में आग लगा दी थी। उसने उसकी तरफ देखा। आखिरकार अब और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने उसे दबा दिया। सु कैंग बेक चौंक गया। उसने अपनी आंखें खोली। चू थोई वान को चकित भाव से देखा। क्या हुआ? सब ठीक है। चू थोई वान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे सजा दो। सु कैंग बेक के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने उसे हर जगह चूमा। उसने उसे दूर धकेल दिया। उसे परवाह नहीं थी। वह वही थी जिसने परेशानी पैदा की। कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जाने दे। चू थोई युआन। तो कैंग बेक रुक गया। अचानक एक गहरी सांस ली। अपनी आंखें नीची कर ली। मत करो। लेकिन वह इसे अब और नहीं रोक सका। उसने उसकी गर्दन और पेट के निचले हिस्से का पीछा किया। आखिरकार कहीं रुक गया। सु कैंग बेई तुरंत जाग गई। पहले की उनींदापन पूरी तरह से दूर हो गई थी। वह शर्मा गई और संघर्ष करने लगी, लेकिन उसके हाथ ने उसे नीचे दबा दिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गई। वह कांपने लगी। छोटी छोटी उत्तेजनाओं ने उसकी जागरूकता को दूर कर दिया। उसने उसे थोड़ा थोड़ा करके चूमा, कभी धीरे से, कभी जोर से। अच्छा बनो, टी को लेकर जाओ। चू थोई वान उसके सामने आया। उसकी आवाज प्रलोभन से भरी थी। टीटी बेडसाइड टेबल में था। यह सु कैंग बेई थी जिसने इसे वहां रखा था, लेकिन इस समय वह चाहता था कि वह इसे ले आए। यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। चू थोई वान ने उसके कान में कहा, जल्दी करो। सु कैंग बेई ने अपने होंठ काटे, बिस्तर के सिर को खोजने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन क्योंकि उसकी बाहें काफी लंबी नहीं थी, इसलिए वह दराज तक नहीं पहुंच सकी। मुझे नीचे मत धकेलो, मुझे इसे लेने दो, चू थोई वान ने धीरे से हंसते हुए कहा और एक तरफ गिर गई। तो कैंग बेक ने गैप का फायदा उठाते हुए उसे पलटा और उसे ले लिया। उसने बॉक्स से एक को बाहर निकाला और उसे अपने हाथ से खींचने की कोशिश की। यहाँ समाप्त होने के बाद वह पलटी और टीटी को चू थोई वान की ओर बढ़ाया। ओह, यह टी तो और भी बड़े आकार का है। चू थोई वान के हाथ में पहुंचने से पहले वह अचानक उठ बैठी और उसे उसके लिए पहना दिया। वह दंग रह गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका शरीर और भी ज्यादा तनावग्रस्त हो गया। सु कैंग बेई अनुभवहीन थी और लंबे समय के बाद भी वह इसे नहीं पहन सका। यह क्या चीज है? झो शियून ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह खड़ा हो गया और उसे रोक दिया। मुझे करने दो। उसने जल्दी से इसे पहनना समाप्त किया। फिर सु कैंग बेई की कमर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वह पहले बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी पूरी पीठ अब उसके सामने थी। अरे, झो शियून! आह!
वह वास्तव में सीधे पीछे से घुस गया। भले ही उसका शरीर तैयार था, फिर भी वह एक पल के लिए भी अनुकूल नहीं हो सकी। यह अभी भी पहले की तरह दर्दनाक था, लेकिन इस बार यह अपने साथ थोड़ी सुन्नता भी लेकर आया था जिससे विरोध करना असंभव हो गया था। सुकैंग बेई को इतनी तीव्रता से पीड़ा हुई कि वह अंततः दया की भीख मांगने लगा। लेकिन सच्चाई ने साबित कर दिया कि दया की भीख मांगना अप्रभावी था और इसके बजाय केवल एक गहरा आदान प्रदान हुआ। बिस्तर में पुरुषों में हमेशा जीतने की इच्छा होती है। वह जितनी दयनीय होती है, उतना ही वह उसे धमकाना चाहता है। वह उसकी कमर पकड़ता है, धीमी आवाज में पूछता है, तुम वह पोशाक कब पहनोगी? सुकैंग बेक अंतहीन विलाप करती है, कौन सी पोशाक? आपने इसे पहले ही खरीद लिया है, आप इसे क्यों नहीं पहनते? सुकैंग बेक उसकी कमर पर लात मारता है, आप इसे नहीं पहनते हैं। अगर आपने इसे पहना तो मैं आपको कैसे प्रताड़ित करूंगा? चू थोई ओन अपने होंठ को सिकोड़ती है, ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ ज्ञान हो गया है। वह उसके टखने को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पैर को अपनी छाती के सामने मोड़ता है। सुकैंग बेक विलाप करती है, इसे फिर से मत करना। आप जारी रखते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर नहीं है। अंतहीन जोखिम उठाना, शायद यही है। चू थोई ओन ने कभी नहीं सोचा था कि सेक्स करने से वह इस हद तक मजबूर हो जाएगा, जिससे वह केवल इस लड़की को चाहेगा, केवल उसके शरीर में खुद को मुक्त करना चाहेगा। रात लंबी थी और आखिरकार वह उसकी बाहों में सो गई। चू थोई ओन ने उसके शरीर को गले लगाया, अपना सिर नीचे किया और उसके माथे को हल्के से चूमा, उसके साथ एक मीठे सपने में प्रवेश किया। अगली सुबह हियो तो ओना अपने कमरे से बाहर निकली, नाश्ते के लिए उसे जगाने के लिए तो कैंग बेक के कमरे में जाने की तैयारी की। चू थोई ओन के कमरे से गुजरते समय उसने दरवाजा खोला। दूसरा भाई, सुप्रभात। उसने सिर हिलाया, सुप्रभात। जल्दी करो और नाश्ता करने जाओ, मैं तो कैंग बेक को फोन करता हूँ। रुको। चू थोई ओन ने थियो तो ओन्हे को वापस बुलाया, वह कमरे में नहीं है। हो। थियो तो ओना दंग रह गया, तो कहाँ? चू थोई ओन ने जवाब नहीं दिया, पलटा और दरवाजा बंद कर दिया। चलो, उसे सोना पसंद है। 1 मिनट रुको और मैं किसी से उसके लिए नाश्ता लाने को कहता हूँ। थियो तो ओन्हे ने पलक झपकाई, अचानक प्रतिक्रिया करते हुए, कोई रास्ता नहीं। कल तो कैंग बेक दूसरे भाई के कमरे में सोया था। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, क्या यह हो सकता है? थियो तो ओन्हे शर्मा गया, उसने कंबल के नीचे से उसके सिर को बाहर निकाल दिया। वह एक किताब पढ़ने के लिए शांत कमरे में सोफे पर बैठा था। उसने अपने सिर को देखने के लिए अपना सिर उठाया, वह कंबल में तस्करी कर रही है। भोजन? जमीन पर गिरते ही उसकी जेड सफेद त्वचा दिखने लगी, जिस पर कल से बने बैंगनी नीले निशान थे, जो बहुत डरावने लग रहे थे। झो शियुन दंग रह गई, एक बार खांसी और फिर दूसरी ओर देखने लगी। उसे अचानक लगा कि वह उसे ऐसे ही देखता नहीं रह सकता, वरना उसके मन में यह ख्याल आता कि वह उसे दोबारा बिस्तर से बाहर नहीं निकलने देगा। सुकैंग बेई ने उसमें कुछ भी असामान्य नहीं देखा और अपने कपड़े पहन लिए। आउच! क्या हुआ? उसने जल्दी से पूछा। सुकैंग बेई ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखें अस्पष्ट थीं। मुझे बताओ, चू थोई ओन, मुझे दर्द हो रहा है। उसके कानों के पीछे का भाग लाल हो गया। वह समझ गया, मैं आज दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ दवाई खरीद कर लाऊंगा। सुकैंग बेई ने उसकी कमर पकड़ी और बिस्तर से उठ गया। भूल जाओ, अगली बार खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना याद रखना। चू थोई ओन गहरी सोच में डूबा हुआ था। खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखो, फिर भी अधिक विश्वसनीय दवा खरीदे। अध्याय 55।
फिल्म की पहली स्क्रीनिंग को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसे देखने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद फिल्म उद्योग के सभी वरिष्ठ लोगों ने वीबो पर अपनी भावनाएं लिखीं। सिटी ऑफ डेंजर में युद्ध के दृश्य दिल को छू लेने वाले थे। लड़ाई के प्रभावों की गुणवत्ता अच्छी थी, कथानक उचित था और पूरी फिल्म में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी ने प्रशंसा की कि यह वास्तव में झांग जुचेंग का काम था, जिसने दर्शकों को कभी निराश नहीं किया। पुरुष प्रधान हान वेनक्सिन की भी बहुत प्रशंसा की गई। उनका अभिनय और उपस्थिति दोनों ही शीर्ष पायदान पर थे और उन्होंने सूक्ष्म भावों को बहुत अच्छी तरह से संभाला। हान वेनक्सिन को छोड़कर जिस अन्य व्यक्ति को बहुत प्रशंसा मिली वह सु कैंगबेई थी। यह एक पुरुष प्रधान फिल्म थी, इसलिए उनकी भूमिका ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था। फिल्म में उनके किरदार को उन्होंने खूबसूरत और दुखी दोनों ही रूपों में पेश किया। मुख्य पुरुष किरदार ने उन्हें दुश्मन देश में जासूस बनने, दुश्मन के जनरल को बहकाने और अंत में शहर की दीवार के नीचे मरने के लिए तैयार किया। हर दृश्य में तो कैंग बेक ने अपने प्यार को खत्म करने का दृढ़ संकल्प इतनी गहराई से दिखाया कि उनकी मौत का दृश्य फिल्म में एक आंसुओं से भरा दृश्य बन गया। देखने के बाद दर्शकों ने कहा कि यह किरदार उनके लिए बहुत उपयुक्त है। इससे पहले उन्होंने जो भी किरदार निभाए हैं, उनसे कहीं ज्यादा शानदार। फिल्मों के अलावा इन दिनों सबसे बड़ी खबर तो कैंग बेक की पृष्ठभूमि के बारे में थी। अत्यधिक सुर्खियों के बाद जैसे पुरुषों को उच्च चढ़ाई करने के लिए बहुत से सेक्सी उपस्थिति के पीछे कई छिपी हुई चीजें होनी चाहिए, ट्रायू तुएत नन ने अचानक सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि कैनक बीएसी फिल्म प्रीमियर में एक लड़की है, जो कि उन सभी के लिए एक शानदार थप्पड़ थी, जो कि पूरी तरह से थी। यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है, इसलिए आप कैंग बैक से मतलब है और वह अमीर आदमी एक अच्छा मैच है। इन 2 दिनों में भेजी गई स्क्रिप्ट, क्या आप उस तरह की चीज को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या कैंग बेक से अच्छा क्रू, अच्छा निर्देशक और भी बेहतर स्क्रिप्ट? मैं हाल ही में आई खबरों की वजह से सारी बकवास से इनकार करता हूँ। हाँ डिच, ठीक है, मैं समझ गया। मैं इन परिदृश्यों की समीक्षा करूंगा और उन्हें स्वयं संभालूंगा। ओह ठीक है। निर्देशक शेन किंगजो ने पिछले साल जो फिल्म स्वीकार की थी, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। हम अगले हफ्ते निकलेंगे। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, डॉक्टर झो के साथ मैं कुछ नया याद कर सकता हूँ। सु कैंग बेई कुछ बार हंसे। ओह, तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो। मेरी प्रशंसा करना बंद करो। जाओ खुद एक प्रेमी ढूंढो। फोन रखने के बाद वह खेलने के लिए वू टोंग को खोजने चली गई। वू टोंग शायद ही कभी इधर उधर भागता था। वह बड़ी मुश्किल से उसका पीछा करती थी। वू टोंग, मेरे लिए वापस आओ। आउच! आगे मोड़ पर वह किसी से टकरा गई, इसलिए वह पीछे हट गई। सॉरी। उसके सामने वाले आदमी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे कि वह उसे देख रहा हो। तुम तो कैंग बेक हो। उसने उसकी तरफ देखा। यह आदमी जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी, दिखने में सुंदर था, लेकिन थोड़ा चुलबुला और काबू में करना मुश्किल था। हेलो, आप कौन हैं? नमस्ते। आदमी ने अपने होठों को एक मुस्कान में बदल दिया। उसकी फीनिक्स आंखों ने उसे गौर से देखा। चू दुएन, जब मैं वापस आया तो मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मुझे आखिरकार अपनी महान भाभी को देखने का मौका मिलेगा। कैंग बेक को अचानक समझ में आ गया। दूसरे चाचा चू थोई उआन के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बेटी की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे थे। छोटा बेटा हमेशा बाहर रहता था।
उसने थियो टो ओन को यह कहते हुए सुना कि वह बहुत चंचल था, पैसे और लड़कियों के साथ खेलता था। उसके परिवार को अब उसकी परवाह नहीं थी। ओह, क्या संयोग है! चू दुअन मुस्कुराया और उसके पास गया। दूसरा भाई वास्तव में भाग्यशाली है, इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा है। भाभी, क्या आप बाहर शराब पीने जाना चाहती हैं? कैंग बेक ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह वास्तव में एक बिगड़ैल युवा मास्टर है। वह बोलने ही वाली थी कि किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि चू थोई उआन वहीं खड़ा है। इस समय वह चू दुअन को देख रहा था और ठंडे स्वर में बोला, मैं वापस आ गया हूँ। चू दुअन ने बेफिक्र होकर मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई, मैं अपनी भाभी को बाहर शराब पीने के लिए बुला रहा हूँ। क्या तुम आ रहे हो? चू थोई उआन ने कहा, वह नहीं जा रही है, उसके पास भी समय नहीं है। चू दुअन ने कंधे उचकाए, उफ़, बोरिंग। किसी और चीज को घुमाने से ज्यादा तेजी से अपना चेहरा घुमाते हुए चू दुअन उनके पास से गुजरा और सीधे आगे चल दिया। जब वह तो कैंग बेक के पास से गुजरा तो वह धीमी आवाज में कहना नहीं भूला, भाभी, अगली बार मिलते हैं। तो कैंग बेक। उसके जाने के बाद उसने अविश्वास से चू थोई उआन को देखा, तुम्हारा छोटा भाई? हाँ। क्या यह एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है? उसने चू चीन हियन के बारे में सोचा और फिर चू थोई उआन के बारे में सोचा, यह महसूस करते हुए कि चू दुअन नाम का यह व्यक्ति वास्तव में बहुत विशेष था। चू थोई उआन आगे बढ़ा, अगली बार जब वह बात करे तो उसे अनदेखा कर देना। पता चला कि तुम्हारा चू परिवार बहुत औपचारिक नहीं है। चू थोई उआन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, क्या मैं बहुत औपचारिक हूँ? हाँ। बोलने के बाद तो कैंग बेक 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक उसका स्वर बदल गया, ओ हाँ, उस पहलू में वह बहुत औपचारिक नहीं है। चू थोई यूं बीजिंग में 1 हफ्ते रहने के बाद सु कैंगबेई और हेडी कर्मचारियों के साथ फिल्मांकन स्थल पर पहुंचे। शेन किंगजो की फिल्म रेस्क्यू की आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन शुरू हो गया है। यह एक सस्पेंस वाली फिल्म है। सु कैंगबेई ने मुख्य महिला किरदार निभाया है, जो एक मशहूर पुलिस वाली है। फिल्मांकन के 10वें दिन वह बहुत थक गई थी। न केवल उसे गली में इधर उधर भागना पड़ा, बल्कि उसे एक इमारत से कूदना भी पड़ा। कई खतरनाक मूव्स क्लोज अप थे और अगर स्टंट डबल का इस्तेमाल किया जाता तो उन्हें उजागर करना आसान होता। शेन किंगजो की प्रसिद्ध सख्ती के साथ ये शो अभिनेताओं के लिए अपरिहार्य है, चाहे उनका नाम कितना भी बड़ा क्यों न हो। अगर वे शेन किंगजो के सामने सुपरस्टार की तरह अभिनय करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें लगभग निश्चित रूप से टीम छोड़नी होगी। इसलिए सु कैंगबेई ने पूरे दिन असली बंदूक और असली गोली के दृश्य को फिल्माने के बाद वह लेट गई और उठ नहीं सकी। थोड़ी देर बाद उसने सेल्फी लेने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और इसे वीबो पर पोस्ट किया। अनुमान लगाओ कि मैं इस बार क्या अभिनय कर रही हूँ। फोटो में सु कैंगबेई ने अपना मेकअप नहीं हटाया था। उन्होंने जो पिछला दृश्य फिल्माया था वह चोट का दृश्य था, इसलिए उनके दाहिने गाल पर अभी भी खून के धब्बे थे। फोटो पोस्ट होते ही फैंस कमेंट करने लगे। जब वह अपने प्रशंसकों की टिप्पणियों को स्क्रॉल कर रही थी तो वैक्सिन को टिंग लगा। उसने इसे खोला और झो शियुन का एक संदेश देखा। झो शियुन, आपके चेहरे में क्या गड़बड़ है? क्या यह नकली है? सु कैंगबेई हंसी। अगर यह असली होता तो क्या वह अभी भी वीबो पर पोस्ट कर रही होती? लेकिन उसने इस तरह का जवाब दिया, मैं घायल हो गया हूँ। मैं चाहती है कि चूहा बेई मुझे भी उड़ा दे और मुझे देखिए। यू शियू ने जवाब दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ। कोमल, और वह भी बहुत बेशर्म था।
हालांकि यह उनका पहली बार साथ काम करने का अनुभव था, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। जियांग यान ने कम उम्र में ही इंडस्ट्री में प्रवेश कर लिया था, और हालांकि अब वह बहुत बूढ़ा नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत अनुभव था। वह अक्सर सु कैंग बेई के मूड को निर्देशित कर सकता था, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह अभिनय के बारे में उससे अध्ययन और चर्चा कर रही थी। आज के दृश्य में कई जगहें हैं जिन पर मुझे आपसे चर्चा करनी है। क्या आप फ्री हैं? ठीक है, यहाँ आए। उन दोनों ने सेट की ब्रेक टेबल पर स्क्रिप्ट का अध्ययन किया। इस समय निर्देशक के क्षेत्र में पटकथा लेखक डू वानकिंग ने कहा, श्री झो, सभी के लिए केक और दोपहर का भोजन लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, कंगे बी को लगता है कि क्या आप वहां जा रहे हैं? क्या आप वहां जा रहे हैं? आयली फिल्मांकन शुरू कर दिया। चू थोई ओन हमेशा निगरानी कैमरे को देखता था। उसने तो कैंग बक को ऊपर नीचे चढ़ते देखा। कुछ हरकतें बहुत खतरनाक थी। ऐसे समय थे जब उसे वास्तव में पीटा गया था, लेकिन वह जल्दी से चय शियान की भौहों को पीछे छोड़ देती है। सीढ़ियां। जब वे एक विशेष स्थान पर पहुंचे, तो उसे सीढ़ियों से नीचे कूदना पड़ा। उसकी बाह को कवर किया गया। यह ठीक है, यह ठीक है, बस खरोंच और घायल हो गया है। नगोन ने तो कैंग बक को उठाया और उसे सबसे बड़े आराम क्षेत्र में ले गया। अरे, मैं वास्तव में ठीक हूँ, मुझे नीचे उतार दो। लापरवाह मत बनो, घायल होना अच्छा नहीं है। गियांग नगोन जल्दी से टो कैंग बक को ले गया। उसके पीछे जोर से चिल्लाया, निदेशक थाम, आराम करो। थाम थान चाओ ने सभी को रुकने का इशारा किया, लाउडस्पीकर उठाया और कर्मचारियों से कहने वाला था कि एक डॉक्टर को बुलाओ और उनकी जांच करो जब कोई आया। डू वान थान, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। थाम थान चाओ ने उसकी कलाई खींची, कोई जरूरत नहीं है। हो, उसका पारिवारिक डॉक्टर आ गया है। अध्याय 56। जियांग यान आधे रास्ते पर था जब उसे अचानक रोक दिया गया। उसने ऊपर देखा, थोड़ा परेशान। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, उसके सामने वाला आदमी नरम आवाज में बोला, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। मुझे दे दो। क्या दे दो? जियांग यान की आवाज अचानक बंद हो गई। ओह, यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। चू बाओ बेई। इस समय जियांग यान की बाहों में सु कैंग बेई अचानक संघर्ष करती हुई नीचे कूद गई। फिर किसी भी चीज की परवाह किए बिना वह अपने सामने वाले आदमी पर झपटा। मैंने तुम्हें आने से मना किया था, तुम क्यों आए? झो शियून ने उसका हाथ दूर धकेल दिया, भौहें सिकोड़ते हुए और डांटते हुए, सावधान रहो, क्या यह दर्द नहीं करता? जैसे ही उसने यह कहा, तो कैंग बेक ने तुरंत अपने दांत दिखाए और दर्द में अपनी आंखें घुमाईं। आउच, यह दर्द करता है। डॉक्टर चू, जल्दी से मेरी जांच करने में मदद करें। चू थोई ओन ने उसकी ओर देखा। गियांग नगौन को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। यहाँ प्राथमिक चिकित्सा किट लाओ। ओह, क्या आप वह मंगेतर हैं? प्राथमिक चिकित्सा किट। ओह, ठीक है। चू थोई ओन ने तो कैंग बेक को अपने बगल में बैठने दिया। मुझे अपना हाथ दो। उसकी बाह पर एक बड़ा क्षेत्र खरोंच गया था। खून बह रहा था। यह बहुत भयानक लग रहा था। चू थोई की अभिव्यक्ति बहुत खराब थी। इस तरह की फिल्म को खुद से फिल्माया जाना चाहिए। हाँ, क्या गलत है? अब मेरे साथ आओ, बस दिवालिया हो जाओ। चू थोई ओन ने उसे देखा। उसके चेहरे का उदास। आपको फिल्मांकन से एक ब्रेक लेने के लिए कहा गया है। मैं ठीक हूँ। कोई भी उसके जैसा अच्छा नहीं है। सु कैंग बेई मुस्कुराई और जियांग यान को देखा, पूरी तरह से हंसी के उसी लहजे में जैसा वह आम तौर पर फिल्म क्रू के साथ करती थी। तुम्हारा मुंह बहुत मीठा है, लड़के।
बेशक। आह! सुकैंग बेई ने अचानक कहा, झोउ शियून को देखते हुए, यह दर्द होता है। झोउ शियून ने उसकी ओर देखा, उसके हाथ में कपास की गेंद को पकड़े हुए हल्का हो गया। ठंडे स्वर में कहा, आप अभी भी हंस सकते हैं, मुझे लगा कि आपको दर्द नहीं हो रहा है। सुकैंग बेई ने मुंह बनाया, कोमल रहें। झोउ शियून ने ठंडे स्वर में जियांग यान को देखते हुए कहा, मैं उसे देखूंगी, आप काम पर जाएं। जियांग यान मासूमियत से, यह ठीक है, मैं व्यस्त नहीं हूँ। उसने कहा कि वह उसे समझा सकती है कि वह थम थान चाओ और डू वान को बधाई दे रही है। एयू इस सवाल से स्तब्ध था कि क्या आप कास्ट करने के लिए तैयार हैं। ओई वान ने उसे देखा, आप घायल हैं, यह बहुत खतरनाक है। चू शियून ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसने उसे यहाँ-वहाँ घायल होते हुए फिल्मांकन करते देखा था। इस बार सेट पर चिंता की भावना और भी तीव्र थी। चू बाओ बेई, अगली बार आप फिर से घायल नहीं होंगे, ठीक है? चू शियून ने उसे अनदेखा कर दिया। चू बाओ बेई, इस बार यह एक दुर्घटना थी। आप फिल्मांकन करते समय हर दिन घायल नहीं हो सकते। सुकैंग बेई ने उसकी बाह को सहलाया, मैं वादा करता हूँ, अगली बार अगर आप चोटों के साथ वापस आते हैं, तो मैं। आप क्या करेंगे? मैं आपको जो करना है करने दूंगा। ऐसा कहने के बाद सुकैंग बेई ने दो और शब्द जोड़े, बिस्तर पर। चू शियून, होटल लौटने के बाद चू शियून लगभग पूरी तरह से राजी हो गई थी। याद रखें, भीगना मत। सुकैंग बेक ने भौहें सिकोड़ ली, नहीं, मैं इतने लंबे समय से जमीन पर लौट रहा हूँ, मैं बिना नहाए असहज हूँ। चू थोईवान, इसे रोकने की कोशिश करो, मैंने सिर्फ अपने हाथ पर दवाई लगाई है। सुकैंग बेक, फिर मैं नहाने के लिए अपना हाथ उठाऊंगा, यह निश्चित रूप से नहीं छपेगा। चू थोईवान, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? हाँ, यह संभव है। सुकैंग बेक ने अचानक उसे अर्थपूर्ण ढंग से देखा, मैं तुम्हें तुरंत नहला दूंगा। चू थोईवान दंग रह गया। सुकैंग बेक ने अपनी शर्ट के बटन खोले और बाथरूम की ओर चल दिया। चू बेबी, इधर आओ और मुझे नहलाने में मदद करो। चू थोईवान ने उसे बाथरूम में जाते हुए देखा, तभी बाथरूम में पानी की आवाज गूंजी। वह चुप रहा, एक पल के लिए झिझका, एक दुबला पतला शरीर रोशनी के नीचे खड़ा था, एक हाथ अभी भी सफेद पट्टी से बंधा हुआ था। सुंदर, मोहक, उसके हाथ पर घाव से उसके संयम की गंध आ रही थी। चू थोईवान की आंखें काली हो गई थी। उसने दूसरी ओर देखा, खड़े हो जाओ, अपने हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हारे लिए शॉवर हेड पकड़ता हूँ। ठीक है। कांग बक आज्ञाकारी ढंग से कांच के दरवाजे से अंदर चला गया। चू थोईवान ने शॉवर हेड पकड़ लिया, थोड़ा घबराया हुआ। बाथरूम बहुत शांत था, उसने चुपचाप अपना टैंक टॉप उतार दिया, केवल अपना अंडरवियर छोड़ दिया। यहाँ, इसे उतारने में मेरी मदद करो। उसके पास केवल एक हाथ था और वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने चू थोईवान से मदद करने के लिए कहा। वह थोड़ा रुका, उसके पीछे पहुंचा और धातु का हुक खोला। हल्की आवाज निकली, जो पूरी तरह से उसके दिल को झकझोर रही थी। बस इसे धो दो। उसने अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई, उसका हाथ उठा, पानी के धोने का इंतजार कर रही थी। चू थोईवान ने गर्म पानी को समायोजित किया और धीरे-धीरे उसे अपने शरीर पर डाला। पानी की धारा धीरे-धीरे उसकी पीठ के सेक्सी वक्र से होकर उसकी पतली कमर से गुजरती हुई नीचे की ओर बहती रही। चू थोईवान ने अपने होठों को दबाया, उसका शरीर थोड़ा तना हुआ था। उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, घूमो। तो कैंग बेक ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया,
और पाया कि वह भी उसे देख रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी और उसने पूछा, सामने से धोने की जरूरत नहीं है। तो कैंग बेक ने अपनी भौहें उठाईं, धो, क्यों नहीं? चू थोई उआन ने नहीं सुना और उसे खींचने के लिए आगे बढ़ा। उसने अनजाने में अपना सुरक्षित हाथ सामने की ओर ढकने के लिए उठाया, लेकिन इस तरह से ढकना बिल्कुल न ढकने से भी बदतर था। दिखाई देना और गायब होना और भी अधिक आकर्षक था। चू शियून ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें नीची कर लीं। उसका हाथ धीरे धीरे उसे रगड़ने में मदद कर रहा था, जैसे कि वह वास्तव में उसे नहाने में मदद कर रहा हो। सु कैंग बेई का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना हाथ थोड़ा कस लिया, अपने शरीर में उसके कारण उठने वाले अजीब एहसास को दबा दिया। ठीक है। चू शियून ने पानी बंद कर दिया, अपने बगल की कैबिनेट से एक तौलिया निकाला और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। उसने अभी भी अपनी आंखें नीची की हुई थी, ध्यान से उसके शरीर को धीरे धीरे पोंछ रहा था, जैसे कि वह एक नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। उसके शरीर को सुखाने के बाद तो कैंग बेक बाहर जाने वाली थी, लेकिन चू थोई युआन ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने उसकी कर्कश आवाज सुनी जो पूछ रही थी, जाना है? तो कैंग बेक उसकी छाती पर झुक गया, अपनी मोहक आंखों को थोड़ा मोड़ते हुए। क्यों? तुम क्या करना चाहती हो? चू थोई युआन ने अपने हाथों को जकड़ लिया, मुझे बताओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे उठा लिया गया। उसने सीधे उसे बाथरूम की दीवार से सटा दिया, उसके होंठों को चुमा। सुकांग बी को दीवार और उसके बीच निचोड़ा गया था। उसके पैरों को उसकी कमर के चारों ओर दबाया गया था। अभी चू थोई उआन ने उसे स्नान करने में मदद की। उसका शरीर भी आधे से अधिक गीला था। वह अपनी बेल्ट को खोलने के लिए बाहर पहुंच गया। यह पहले से ही गीला था, अब वह अपने ईयर के लिए तैयार नहीं था। कुछ का विरोध करते हुए, एरेबल, कैंग बी, आराम करें। उसे ऊपर ले आया। जब वह गिरने ही वाली थी, उसने उसे फिर से अंदर धकेल दिया। बाथरूम में बहुत देर तक तड़पते हुए उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं। उसने उसे थोड़ा जाने दिया, उसे बाहर ले गया। यह जगह आखिरकार बिस्तर जितनी सुविधाजनक नहीं थी। सु कैंग बेई, मैं तुम्हें पहले नीचे उतार दूंगी। चू थोई उआन के होठों का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था, जानबूझकर गंदा खेल रहा था। उसके शरीर में मौजूद चीजों को बरकरार रखते हुए, बस उसे बाहर ले जाते हुए, सु कैंग बेई ने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया। उसके पैर की उंगलियां उत्तेजना में मुड़ी हुई थी। बिस्तर पर पहुंचकर उसने उसे नीचे लिटा दिया। वह नीचे उतरते ही भागना चाहती थी, लेकिन अभी बाथरूम में उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। चू शियून ने उसके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ लिया। एक हाथ से उसका टखना पकड़ लिया और उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। सु कैंग बेई ने मुंह बनाया, मत करो, मत करो। तुम्हें कल भी फिल्म बनानी है। निर्देशक शेन और जियांग यान दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियांग यान? चू शियून को यह नाम सुनकर असहजता महसूस हुई। आज एक दूसरे के साथ अंतरंग होने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में था। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे लगा कि जियांग यान का चेहरा सु कैंग बेई को आकर्षक लगा। तुम्हारे और जियांग यान के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं? हो? सु कैंग बेई का दिमाग धुंधला था। वह केवल जवाब दे सका, बहुत अच्छा। तो क्या वह अच्छा है या तुम अच्छी हो? सु कैंग बेई और भी उलझन में था। तुलना करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, अपने दूसरे पैर से उसके हाथ पर लात मारी, लेकिन फिर भी उसने उसे आसानी से पकड़ लिया। उसका शरीर अभी भी पहले की तरह तनाव में था। यह देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने उसे पलट दिया। कैंग बेक ने उसे अपनी ओर पीट करके देखा, इसलिए उसने उसे पीछे से धक्का देने में संकोच नहीं किया। कैंग बेक से, ए जानवर, बताओ, क्या तुम और वह अंत में अच्छे हैं? अच्छा हो, आ क्या? चू थोई ओआन का दिल सिकुड़ गया और भी क्रूर हो गया। कैंग बेक को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने क्या गलत कहा। उसे इस तरह देखकर उसने जल्दी से उल्टा कहा, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। चू थोई ओआन उसे जाने नहीं देना चाहता था। चाहे वह कितना भी रोए और चिल्लाए, वह शांत नहीं हुआ। उसके बाद उसने खुद को उसके सीने में दबा लिया और सो गई। रिंग रिंग रिंग, बेडसाइड टेबल पर रखा फोन बज उठा। चू थोई युआन ने फोन उठाया और पाया कि यह तो कैंग बेक का फोन था। उसने कॉलर आईडी देखी और फोन उठाया। कैंग बेक, टियो ओई ने कहा कि तुम घायल हो गए हो। क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि डॉक्टर चू भी यहाँ है। तुम लोग अभी कहाँ हो? चू थोई ओआन, वह सो रही है। ओह, वह सो रही है। हो, हादीच ने अचानक प्रतिक्रिया दी कि जिस व्यक्ति ने फोन उठाया था वह चू थोई ओआन था। डॉक्टर चू? हाँ। कैंग बेक अब सो रहा है, इतनी जल्दी? चू थोई ओआन ने अपनी बाहों में व्यक्ति को देखा और उदासीनता से कहा, वह थक गई है। हादीच, थक गई, थक गई? क्या कुछ अजीब है? अध्याय 57। अगले दिन तो कैंग बेक फिल्म क्रू में वापस आ गया। चू शियून उसे ले गया। जाने से पहले वह अभिनेत्री की सुरक्षा के बारे में शेन किंग झो से चर्चा करना नहीं भूला। निर्देशक शेन, यह बहुत खतरनाक है। चलो एक स्टंट डबल का उपयोग करते हैं। शेन किंग झो ने कहा, एक स्टंट डबल है, लेकिन कल एक क्लोज अप था इसलिए कोई और रास्ता नहीं था। बोलने के बाद शेन किंग झो ने जानबूझकर एक वाक्य जोड़ा, इन दिनों बहुत सारे क्लोज अप हैं। चू शियून का चेहरा काला पड़ गया। उसने दृढ़ता से कहा, क्या होगा अगर हम अनुबंध का उल्लंघन करते हैं? शेन किंग झो ने अपनी भौहें उठाईं। क्या आपको लगता है कि सु कैंग बेई अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए सहमत होगी? मैं उसे सहमत करने के लिए दृढ़ हूं। शेन किंग झो ने उसे घूर कर देखा। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। दो हिमखंड एक दूसरे से जूझ रहे, मैं गारंटी देता हूं कि अगली बार फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुरक्षा उपाय करता हूं। डू वान, शेन किंगजो ने अपने होठों को चुना। चुपचाप कैमरे को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। हो शियून ने डू वान पर थोड़ा सिर हिलाया और फिर बाहर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? लोगों को क्यों डरा रहे हो? थम थान चाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, वह अनुबंध रद्द करने के लिए तो कैंग बेक को बहकाना चाहता है। वान डू, लोग केवल अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करते हैं। अगर मैं भी ऐसा ही करूं, तो तुम क्या करोगे? थम थान चाओ ने उसकी ओर देखा, मैं कोई अभिनेत्री नहीं हूं। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसा खतरनाक काम नहीं करने दूंगी। डू वान ने कंधे उचका दिए, तो दूसरों को खुद से आंकना। 3 महीने तक फिल्मांकन करने के बाद, समापन पार्टी के बाद, तो कैंग बेक चू थोई ओआन के घर लौट आया। इस बार वह जल्दी लौट आई ताकि उसे पता न चले। जब वह अपने घर पर पहुंची, तो वह सुबह 9 में थी। वह अस्पताल में थी। वह थोड़ी थक गई थी, इसलिए वह एक आरामदायक झपकी ले रही थी। मैं सिर्फ अनिच्छा से मुस्कुराया। क्या आप अपने वरिष्ठ भाई की तलाश में हैं? हम सभी ने कहा कि वे पुराने थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुत्ते का भोजन एक फेंक दिया। एफए कैंग बेक से पूछा,
बूढ़े आदमी को क्या हुआ? उसने आत्महत्या कर ली। कैंग बेक स्तब्ध रह गया। लैम थान दुए ने कहा, इस दुनिया में वाकई इतना गहरा प्यार है कि जब एक व्यक्ति मर जाता है तो दूसरा नहीं जानता कि कैसे जीना है। कैंग बेक, अगर तुम अपने बड़े भाई को ढूंढना चाहते हो तो मुझे लगता है कि वह बूढ़ी औरत के कमरे में है, कमरा 405। सीनियर ब्रदर ओल्ड लेडी के उपस्थित चिकित्सक हैं। आम तौर पर बूढ़ी महिला वरिष्ठ भाई के सबसे करीब है। इस बार बूढ़ी औरत चली गई है, बूढ़े व्यक्ति भी जा रहे हैं। वरिष्ठ भाई को बहुत दुखी होना चाहिए। रूम 405। उसने दरवाजा खुला देखा, चू थोई को बिस्तर से बैठे देखा। मुझे देखने के लिए वापस आने के लिए, जियो वेई ने कहा। उन्होंने कहा, इस कमरे में बूढ़ी महिला का निधन हो गया। हाँ। एयर अपने होठों के कोनों को कलिंग करने से रोकने में सक्षम। अब बहुत देर नहीं हुई है, हम हमेशा एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन तो कान बाक हो, चलो शादी कर लेते हैं। चूथी वान खड़ा हुआ, अचानक उसे गले लगाने के लिए झुका और धीरे से कहा, मैं अब और बर्बाद नहीं करना चाहता। तो कान बाक ने पाया कि चूथी वान की अभिनय करने की क्षमता बहुत मजबूत थी। 2 दिन पहले उसने कहा कि वह शादी करना चाहता था, लेकिन आज वह उसे वापस बीजिंग ले गया। अपने घरेलू पंजीकरणों को पकड़कर सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चला गया। अरे, आपको मेरा घर का पंजीकरण कब मिला? यह वास्तव में एक अच्छी बात थी कि उसकी माँ ने किया था। मैंने सोचा, मैं चर्च में एक सफेद शादी की पोशाक पहनना चाहता हूँ। ठीक है। मैं भी किनारे पर रहना चाहता हूँ, समुद्र भी। ठीक है। विदेशी महल भी बहुत सुंदर हैं। एक युवा लड़की की आत्मा के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है। सु कैंग बेई ने उसकी ओर देखा। आपके पास कुछ क्यों नहीं हो सकता? चू थोई वान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जो कुछ भी आप चाहते हैं, वह सब आपको चाहिए। कार सिविल अफेयर्स ब्यूरो में रुकी। वे दोनों कार से बाहर निकले। आज बहुत भीड़ थी। लॉबी में कई जोड़े इंतजार कर रहे थे। सु कैंग बेई ने धूप का चश्मा लगाया, चुपचाप चू थोई वान का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। बैठने के लिए एक कोना ढूंढा। अरे, क्या तुम दोनों आज शादी करने आए हो? अचानक किसी ने पीछे से सु कैंग बेई के कंधे को थपथपाया। उसने अपना सिर घुमाया और विनम्रता से उत्तर दिया, यह सही है। उस जोड़े में लड़की बहुत जीवंत थी। सु कैंग बेक का जवाब सुनकर उसने कहा, मेरी माँ ने कहा कि आज एक अच्छा दिन था, इसलिए मैं अपने प्रेमी को लेकर आई। ओह ठीक है, आप में से किसने प्रस्ताव रखा? सु कैंग बेक ने चू थोई वान की ओर इशारा किया। लड़की ने उसकी साइड प्रोफाइल को देखा। ओह, आपका प्रेमी बहुत सुंदर है। बोलना खत्म करने के बाद उसने अपने बगल के लड़के को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और असंतोष में कहा, अपने आप को देखो। आपको अभी भी मुझे पहले प्रस्ताव देना होगा। वह बहुत सुंदर है और वह प्रपोज करना भी जानता है। लड़के ने उसे घूर कर देखा। उसकी प्रेमिका भी सुंदर है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम मेरे दिल की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह ठीक है। यह कहने के बाद लड़की ने टो कैंग बेक की ओर देखा। ओह, मुझे लगता है कि तुम बहुत परिचित लग रहे हो। टो कैंग बेक धूप का चश्मा पहने हुए था। वह इतनी उत्साहित थी कि वह उसे पहचान नहीं पाई। अब जब वह शांत हो गई तो उसे एहसास हुआ कि वह परिचित नहीं लग रही थी। आह! लड़की अचानक सदमे में चिल्लाई, आप टो कैंग बेक हैं। क्या तुम कैंग बेक में हो? उसने पुकारा और आसपास के सभी लोग देखने लगे।
सु कैंग बेक ने धीरे से खांसते हुए चुपचाप सिर हिलाया। यह सु कैंग बेक है। क्या आज आपकी शादी हो रही है? हे भगवान, मैं तो कैंग बेक से शादी कर रही हूँ। लड़की ने जल्दी से अपना फोन अपने बॉयफ्रेंड को थमा दिया। जल्दी करो, मेरी एक तस्वीर ले लो। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकालने के लिए दौड़ पड़े। जाओ, फॉर्म भरो। चू थोई उआन ने सबको पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए तो कैंग बेक को आगे बढ़ने के लिए खींच लिया। पीछे खड़ी भीड़ अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी। वे कितने भाग्यशाली थे कि उन दो लोगों को अपनी आंखों से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए देख पाए। सभी ने उत्साहपूर्वक वीबो पर तस्वीरें अपलोड की, उन्हें अपने दोस्तों के समूहों में साझा किया। तो जब सु कैंग बेई और झो शियून ने सभी प्रक्रियाएं पूरी कीं, आधिकारिक तौर पर पति पत्नी के रूप में बाहर निकले, तो पत्रकारों की भीड़ पहले से ही बाहर जमा हो गई थी। कैंग बेई, क्या अब हम आधिकारिक तौर पर विवाहित हैं? आप कैसे महसूस करते हैं? मैं स्तब्ध था। वह उम्मीद नहीं करता था कि आज वह रिपोर्टर से बात करेगा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छे मूड में था। आफ्टर जोड़े, तो क्या दोनों के बीच सच्चा प्यार है या यह सिर्फ शादी है? रिपोर्टर का सवाल तीखा था, लेकिन चू थोई उआन ने फिर भी इत्मीनान से जवाब दिया। मैं कभी भी किसी पारिवारिक फैसले के लिए इतना आभारी नहीं रहा जितना कि यह। उसने तो कैंग बेक की ओर देखा। इसकी वजह से मैं उसे बड़ा होते हुए देख सकता हूँ, उसे अपने पास आते हुए, मेरा हाथ थामते हुए देख सकता हूँ। तो कैंग बेक की आंखें चमक उठीं। तभी चू थोई उआन ने धीरे से कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए वह सु कैंग बेई है। हॉट सर्च वीबो। सु कैंग बेई की शादी हो गई टॉप एक हॉट सर्च। एक प्रसिद्ध वीबो ने नागरिक मामलों के ब्यूरो के सामने एक साक्षात्कार का वीडियो अपलोड किया, कैप्शन के साथ, मुझे भी एक ऐसा प्रेमी चाहिए जिसने 20 साल तक मेरा इंतजार किया हो। उसके बाद सु कैंग बेई ने पहली बार इस वीबो को साझा किया, जिसमें उनकी और झो शियून की एक सेल्फी संलग्न थी। फोटो से यह देखा जा सकता है कि पुरुष पक्ष इस खरगोश के कान के साथ एक तस्वीर लेने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। उसने लिखा, 20 साल से अधिक समय तक भटकने के बाद आखिरकार मेरे प्यारे चू ने उन्हें वापस ले लिया। नेटिजन्स ने टिप्पणी की, अरे यह जोड़ी वास्तव में पूरी गुलाबी है। यह एक रोमांस उपन्यास है। बेबी चू, प्रिय चू, कृपया मुझे भी एक चू खजाना दे दो। चू खजाना, बहुत सुंदर। मैं उससे प्यार करता हूँ, किसी और बात के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह तो कैंग बेक है। अपनी कुर्सी से गिर जाओ। बहुत अधिक कुत्ते का खाना खाओ। ठंडा आइकन, बधाई हो, बधाई हो। सु कैंग बेई की शादी को लेकर वेबो पर धमाका हुआ। चू परिवार में इस समय तो कैंग बेक ने ओडोंग को गले लगाया और आलस से चू थोई उआन की छाती को रगड़ा। अभी जब मैंने वीबो पर पोस्ट किया तो सभी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। उसने हाँ कहा, और क्या, और फिर आशीर्वाद है। तो कैंग बेक मुस्कुराया, बधाई हो मेरे अपने मिस्टर चू बनने के लिए। चू थोई उआन ने अपने होठों को सिकोड़ा, श्रीमती चू, आपको भी बधाई। शादी की शुभकामनाएं। मुख्य पाठ का अंत। अध्याय 58, अतिरिक्त एक। प्रसिद्ध पपराजी यू वेई ने एक निश्चित महीने के बुधवार को खबर जारी की कि सु कैंग बेई, जो कई सालों से शादीशुदा थी, 3 महीने से अधिक गर्भवती थी। जैसे ही यह खबर सामने आई, सु कैंग बेई तुरंत वीबो पर एक हॉट सर्च बन गई और कई नेटिजन्स उसे बधाई देने के लिए उसके वीबो पर पहुंचे। बेशक
ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। क्या यह सच है या नहीं? कल मेरी बेई ने एक रियलिटी शो फिल्माया और प्रशंसक तस्वीरों से मैं यह नहीं बता सका कि वह बिल्कुल भी गर्भवती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बड़े कपड़े पहन रही है। बहुत पतली, चू बाओ बेई, आपको बेई को और अधिक पोषण देना चाहिए। गर्भवती और अभी भी काम कर रही है, थोड़ा आराम करो। यह लड़का है या लड़की? बहुत उत्सुक। गर्भवती लोग गैर गर्भवती लोगों की तुलना में पतले होते हैं, जीवन के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। इंटरनेट पर विस्फोट हो गया, लेकिन मुख्य पात्र के रूप में सुकैंग बेई झू शियून के साथ शिशु उत्पादों की दुकान में इत्मीनान से टहल रहे थे। मुझे बताओ, हम यह भी नहीं जानते कि यह लड़का है या लड़की। इसे खरीदना, क्या यह बर्बादी नहीं होगी? झू शियून ने कहा, यह ठीक है। बस इसे खरीदे और इसका इस्तेमाल करें। कैंग बेक ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा भाई लगभग आ गया है। इसे टू मिया के बच्चे के लिए एक प्रारंभिक उपहार तैयार करने के रूप में माने। चू थोई उआन ने अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराया। मेरा मतलब है कि हम इसे खुद इस्तेमाल करेंगे। टू कैंग बेक ने उसे घूर कर देखा। यह भ्रूण अभी तक पैदा नहीं हुआ है। आप दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हैं? चू थोई उआन, हम उन दोनों को एक साथ खेलने के लिए अलग छोड़ सकते हैं, हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। टू कैंग बेक ने उसकी ओर देखा। क्या आपके जैसा कोई पिता है? चू थोई उआन ने विषय बदलते हुए शेल्फ पर छोटी लड़की के कपड़े छूने के लिए हाथ बढ़ाया। यह सेट सुंदर है, इसे खरीद लें। टू कैंग बेक ने अपना सिर घुमाकर देखा। वह भी सफेद बच्चे के कपड़ों से आकर्षित हुआ। ठीक है, यह सेट बहुत गुलाबी। चू थोई उआन, छोटी लड़कियों के लिए उपयुक्त दूसरे बर्तन में डालो। अंत में वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, चू बाओ बेई, क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि आप पक्षपाती हैं? चू शियून ने अपना सिर घुमाया। हाँ, सुकैंग बेई ने शॉपिंग कार्ट की ओर इशारा किया। यह सब लड़कियों का सामान है, सभी गुलाबी। आपने लड़कों को कहाँ रखा है? चू शियून ने एक पल के लिए सोचा, तो लड़कों के लिए कुछ सामान ले आओ। सुकैंग बेई ने उसकी ओर देखा। तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? चू शियून एक पल के लिए चुप हो गया, फिर सिर हिलाया। एक लड़की तुम्हारी तरह है, बहुत अच्छी। जब भी वह सोचता कि एक प्यारी सी छोटी लड़की उसके खिलाफ रगड़ रही है और उसे पिताजी कह रही है, तो उसका दिल नरम हो जाता है। सुकैंग बेई ने अपना पेट रगड़ा। टस्क, बेबी, मुझे चिंता थी कि तुम एक लड़के हो। अपने पिता को देखो, उनके विचार इतने स्पष्ट हैं। चू शियून। वे दोनों बच्चों के सामान की दुकान के आसपास लंबे समय तक घूमते रहे और एक बड़ा ढेर खरीद लिया। भुगतान करने के बाद चू परिवार ने उनकी चीजों को कार में ले जाने में उनकी मदद की। चू थोई उआन ने उसकी ओर देखा। थक गए? तो कैंग बेक ने अपना सिर हिलाया। टहलने के लिए बाहर जाना इतना कठिन था। आप इतने थके हुए कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहने के बाद वे दोनों एक ऊंची एड़ी के जूते की दुकान से गुजरे। यह सुकैंग बेई की नियमित दुकान थी। हर बार जब वह आती थी तो 2 या 3 जोड़े वापस ले जाती थी। जाकर देखो। चू थोई उआन, नहीं, मैं सिर्फ देख रही हूँ, पहन नहीं रही हूँ। जब से वह गर्भवती हुई है, सुकैंग बेई ने हमेशा फ्लैट जूते पहने हैं। ऊंची एड़ी के जूते देखकर, जो उसने लंबे समय से नहीं पहने थे और वे नवीनतम थे, उसकी आंखें चमक उठीं। मैं उन्हें पहन नहीं सकती, क्यों देखूं? मैं सिर्फ देख रही हूँ। सुकैंग बेई ने चू थोई उआन को देखकर दयनीय रूप से पलकें झपकाईं। वह असहाय था जब उसने इसे देखा। कैंग बेक,
इन दिनों ऊंची एड़ी के जूते पहनने के बारे में भी मत सोचो। ठीक है, मुझे पता है। चू थोई ओन को खींचते हुए उसने खुशी से जवाब दिया। यह जोड़ी सुंदर है। कर्मचारी सुश्री, तो यह एक सीमित संस्करण है। हमारे स्टोर में केवल 3 जोड़े हैं। अन्य 2 जोड़े दूसरों द्वारा खरीदे गए हैं। यह जोड़ी किस आकार की है? 37। क्या संयोग है? यह मेरा साइज है। इतना कहने के बाद सु कैंग बेई ने चू थोई ओन की ओर देखा। उसकी आंखें भावुक प्रेम से भर गईं। चू थोई ओन, चू बेबी, केवल एक जोड़ी बची है। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? सु कैंग बेई ने 3 उंगलियां उठाईं। मैं केवल इसे खरीदूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे नहीं पहनूंगी। कर्मचारी, क्या बकवास है? चू थोई ओन ने अपना सिर हिलाया, यह जानते हुए कि यह लड़की आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। किसने प्रचार करने के लिए चुपके से ऊंची एड़ी के जूते पहनने के लिए मेरे आसपास नहीं होने का फायदा उठाया, और यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी कहा। ब्रांडेड उत्पाद प्रायोजित हैं। मुझे उनका विज्ञापन करने में मदद करनी चाहिए। यह सही है। सु कैंग बेई आगे बढ़ा, उसका हाथ खींचा और बिगड़ैल अभिनय किया। लेकिन इस बार मैं वास्तव में कसम खाता हूँ, मैं इसे नहीं पहनूंगा। जन्म देने से पहले मैंने निश्चित रूप से केवल फ्लैट जूते पहने। चोई ने कहा कि कर्मचारी को लपेटना है। तेज आंखें केक की दुकान को सामने देखा और कॉल करने के बाद चोई ओन को देखा। आपने बस बेतरतीब ढंग से फोन किया। मैं कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन जब से वह अब तक गर्भवती थी, वह हमेशा उन्हें बहुत तरसती थी। लेकिन भले ही वह अपने बच्चे की खातिर, वह अभी भी वापस नहीं आ रही थी और उसे खाती थी। चू थोई ओन, जिन महिला छात्रों ने सिर्फ आइसक्रीम खरीदी थी, उन्हें भी एहसास हुआ कि सभी लोग उत्साह से अपने फोन को बाहर निकालते हैं, जो कि चू थोई ओन ने आइसक्रीम प्राप्त की, भुगतान किया और धन्यवाद दिया कि वह अपनी भौहें पूरी तरह से खाती है। अरे, क्या तुमने मुझे वास्तव में खाने के लिए खरीदा था? एक टुकड़ा। मुंह में मीठा और ठंडा एहसास पिघल गया। मूड भी सुधर गया। यह आपके पेट में है जो खाना चाहता है, आप नहीं। चू थोई ओन ने टो कैंग बेक को देखा जो खुशी से खा रहा था। याद दिलाया, थोड़ा पीछे हटो, आप केवल कुछ टुकड़े ही खा सकते हैं। मुझे पता है, मैं बाकी खा लूंगा। वे दोनों आगे और आगे चले गए। पीछे की लड़कियां उत्साह से चिल्लाना चाहती थी। आइसक्रीम खाने में एक टुकड़ा आपके लिए और एक टुकड़ा मेरे लिए होना चाहिए। यह वास्तव में एकल लोगों के लिए बुरा है। ऊपर वीबो। मैं दोस्तों के समूह में पोस्ट करना चाहता हूँ। आज कुत्ते ने जम्हाई ली और एक मक्खी पकड़ ली। टो कैंग बेक 3 महीने की गर्भवती थी। चू थोई ओन अस्पताल से लौटने के बाद हमेशा उसके साथ था। शाओ सुयिंग के अनुसार दूसरा भाई हर समय अपने दिल में सुकंगे बेई को छिपाना चाहता था। उसे हर जगह ले जा रहा था, उसे छोड़ने के डर से उसे अपने हाथ में पकड़े हुए, उसे पिघलने के डर से उसके मुंह में पकड़े हुए। वह कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी नहीं था। एक प्रेमी। सभी को देखकर उसने परिवार के लोगों से उनकी तुलना की। उनकी तुलना करने के बाद उसका दिल बहुत आहत हो गया। किसी ने अपने दिन रात का ख्याल रखा था ताकि झो शियू और सुकंगे बेई शांति से सो सकें। नॉर्थ को जोर से खटखटाया गया। वह पलटी और कंबल में छिप गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसे कंबल से ढकने में मदद की और बिस्तर से बाहर निकल गया। क्या हुआ? चू थोई ओन ने दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर खड़ी दाई को देखा। दूसरे युवा मालिक, सबसे बड़ी युवती बहुत रो रही है। मैं उसे बहुत देर तक दिलासा नहीं दे सका। हाँ। चू थोई ओन ने मुड़कर दरवाजा बंद किया और लुओंग हा की ओर चल पड़ा।
लियांग जिया कभी कभी आधी रात को जोर जोर से रोने लगती। हर बार नानी झो शियुन को ढूंढने जाती। केवल वही उसे सांत्वना दे सकता था। उसने नौकरानी से लियांग जिया को लिया, उसे पकड़ लिया और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। लियांग जिया को क्या हो गया है? तुम फिर से सो नहीं रही हो? निश्चित रूप से जब यह झो शियुन तक पहुंचा तो लियांग जिया का रोना धीरे धीरे बंद हो गया। नानी मुस्कुराई और बोली, सबसे बड़ी युवती वास्तव में आपकी बात सुनती है। चू थोई ओन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा। लुओंग वाई कहा है। दूसरी युवती जाग गई थी, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से लेटी थी, रो नहीं रही थी। चू थोई ओन ने सिर हिलाया, कमरे में चली गई और निश्चित रूप से लुओंग वाई ने कंबल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। अकेले खेल रही थी, खुशी से सब कुछ भूल गई। दो जुड़वा बेटियां, उनके व्यक्तित्व वास्तव में दुनिया के अलावा है। बेबी, माँ ने कहा कि लियांग जिया आपकी तरह है। जब आप छोटे थे तो आप भी रात के बीच में रोना पसंद करते हैं। तो कैंग बेक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकता। चू थोई ओन ने अपने होठों के कोने को थोड़ा मोड़ा। कौन जानता है, जल्दी से सो जाओ। हाँ,